कोई बात नहीं। कैसा है चैप्टर? स्कोरिंग है यार, वैसे पता है ना। ठीक है, कुछ आता है थोड़ा बहुत। होता नहीं है सर, लेकिन क्यों क्यों नहीं होता? सर सेम। पता नहीं सर, स्टार्टिंग से ही नहीं होता सर। सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं यार इसमें, मतलब दिखाता हूँ आज। मतलब इसमें मेनली यही है यार, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, बेस थ्योरम हो गया, ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। मोस्टली क्वेश्चन वहीं से स्ट्राइक होते सर वही समझ ही नहीं पाता किसका क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। हैं। अभी आज देखेंगे ना क्वेश्चंस वगैरह, स्ट्राइक हो जाएगा। जैसे इसमें ये जो मोस्टली इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है ना, वही डिस्कस करेंगे हम। एक तो कंडीशनल, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, बेस थ्योरम हो गया, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं यार। ये बर्नौली ट्रायल्स को तुम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें वही एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा के आता है ना, सक्सेस और फेलियर देखते हैं हम लोग। क्या सक्सेस रेट है, जी क्या सर। रेट है यस सर। है ना। बट ये है कि हाँ, क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं इनसे, और इजी है, इतना टफ भी नहीं है। बट ये है कि हाँ, पूछा क्या है, स्ट्राइक कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तो फिर क्वेश्चंस तो बन जाते हैं। 4-5 बच्चे क्यों आए यार आज? बच्चे बहुत सारे। सर रिमाइंडर डाल दो एक बार ग्रुप में। रिमाइंडर डाल दे? कितने ग्रुप पे डालो यार रिमाइंडर? बहुत सारे ग्रुप्स हैं। डाउट वाले ग्रुप पे डालूं सर? अच्छा, डाउट वाले पे डाल दे। चलो, डाल देता हूँ। चलो, आ जाएंगे यार बच्चे तो, देखते हैं। वैसे कल ग्रुप पे आ गया होगा ना, आई थिंक, मैसेज तो। यस सर। यस सर। टाइम से यस भेजो सर। मैसेज तो। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब यू हैव टू ज्वाइन कंपलसरी, ऐसा भी नहीं था। बट लाइक, हाँ, अगर फ्री हो तो तुम आ सकते हो, इंटरेस्टेड हो तो। कम से कम जो इसमें 3 सब टॉपिक है ना यार, उसके क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। थ्रू द क्वेश्चन में समझा दूंगा, देखो कैसे टाइप के बनते हैं। और इजी टू स्कोर है, ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं बनते इसमें, बन जाते हैं। चलो कोई नहीं, तो फिर स्टार्ट करें। यस सर। थोड़ा बहुत जी सर। बेसिक्स वगैरह चालू कर देते हैं, तब तक बच्चे आ जाएंगे ना, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनली यार यही मैं बता रहा था, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस थ्योरम, ठीक है ना, और टोटल प्रोबेबिलिटी। इन्हीं पे क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे, ज्यादातर जो बनते हैं ना क्वेश्चन इन्हीं पे बनते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक्स की बात करें, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये पता है ना, फेवरेबल केसेस चाहिए और डिवाइड में क्या होना चाहिए, टोटल आउटकम्स ना। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी इवेंट्स का अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो फेवरेबल केसेस डिवाइड में टोटल आउटकम्स, वो सब आपको आता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जब तक बच्चे आते हैं ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला देखो, ठीक है। उसमें देखो क्या बोला है, आउट ऑफ 10 मैन, देखो 10 मैन दिए, 8 वुमेन दिए।
एक कमिटी ऑफ, तुम्हें पता है ये थोड़ा बहुत इसमें ना पीएनसी भी यूज होता है, कमिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स वगैरह, उसमें मतलब पीएनसी यूज होता है, फेवरेबल केसेस निकालने के लिए पीएनसी यूज हो, ठीक है। टोटल तो हर कोई निकाल लेता है, फेवरेबल केसेस में दिक्कत होती है। तो उसने बोला है कि 10 आदमी है, 8 वुमेन है, उसमें से 3% की कमिटी बना रहे रेंडमली, ठीक है। 3% वी हैव टू सेलेक्ट। अब उसमें भी उसने क्या बोल दिया कि आपको इस तरह से बनाना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन एंड 1 वुमेन। इस 3 में क्या होना चाहिए, 2 तो मैन होना चाहिए और 1 वुमेन होना चाहिए। तो ये हमारा फेवरेबल केसेस है, ठीक है, ये हमारा फेवरेबल है। अच्छा, टोटल पहली बात को बात करते हैं, टोटल आउटकम्स कैसे निकालोगे। तो टोटल कितने हैं, 10 और 8 18 है ना। तो 18% में से कोई भी 3% को सेलेक्ट करना, 18C3। क्या ये फेवरेबल केसेस टोटल आउटकम्स आ जाएगा इससे, सही है ना भाई। टोटल निकालना है ना, तो 10 और 8 जी सर। 18 हो गए, 18 में से कोई भी 3 निकाल लो तो 18C3 आ गए। बट Yes, फेवरेबल sir. केसेस है ना, फेवरेबल केसेस क्या था, हमें 3% की कमेटी बनानी है, उसमें 2 मैन और 1 वुमेन। तो यार सोचो, 10 मैन में से 2 वुमेन सेलेक्ट करने हैं फेवरेबल के लिए, तो क्या 10C2 आएगा, 10 में से कोई भी 2। Yes, एंड sir. 8 वुमेन में से कितनी वुमेन चाहिए अपने को, एक, तो क्या लिख दो, 8C1। ये फेवरेबल केसेस आ गए। तो क्या प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। Yes, sir. डन है, मतलब एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन ना, जो नॉर्मली हमने पीएनसी और प्रोबेबिलिटी जो कंसेप्ट पे जो बनते हैं ना, सिंपल सिंपल से एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जब तक बच्चे आएंगे। ये हो गया डन, या इसमें कोई डाउट है। डन सर। Okay, sir. सिंपल सा कमिटी बेस्ड प्रॉब्लम था, मतलब ये जो लिखा है ना मैंने इतना सा, ये कमिटी बेस्ड है, मतलब इसमें कमिटी बनानी होती है, ये पीएनसी में पढ़ते हैं। ये हमें ग्रुपिंग बनानी होती है, इतने में से इतने ग्रुप्स बनाओ, किस तरह से बना सकते हो, ठीक है। लाइक ये एक क्वेश्चन है, देखो क्या करोगे। इसमें देखो एक बॉक्स में क्या बोला है, 6 रेड है, 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। 4 बॉल रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब देखो इसमें से 4 बॉल हमें सेलेक्ट करना है, और वो भी कैसे करना है, फेवरेबल केसेस क्या है कि 3 तो लाल होनी चाहिए, 3 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, ये तो 5 हो गई यार, 5 बोलिए कि इसने। थोड़ा क्वेश्चन गलत है वाला, मतलब हाँ, पहले देखा था मैंने। ये 5 होनी चाहिए इसमें। हाँ, ये 4 नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि 3 रेड और 2 ब्लैक बोले तो 5 हो गई। चलो कोई नहीं, 5 लिख लेते हैं, ठीक है। 3 रेड चाहिए और 2 ब्लैक बॉल चाहिए। तो यार सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। टोटल अगर बात करूंगा तो 6 + 11। तो अगर टोटल आउटकम्स की बात करोगे तो 11 बॉल में से अगर 5 बॉल को सिलेक्ट करोगे तो क्या आएगा, 11C5 का तरीका। और फेवरेबल यस सर। केस होगा ना, फेवरेबल में क्या बोला है, 3 तो रेड होनी चाहिए, तो 6 रेड में से कोई भी 3 रेड, ये कमिटी बेस्ड ही है, 6C3, 3 रेड बॉल आ गई। और अगर 2 ब्लैक चाहिए आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल, तो क्या हो जाएगा, 5C2। तो ये हमारा फेवरेबल केस आ गया। अगर इसको डिवाइड कर दोगे टोटल से, हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा ना। ये सिंपल यस सर। सिंपल, ठीक है ना। चलो आ गए क्या बच्चे, ठीक है। ये भी वही है, सेम स्टोरी है, देखो फेवरेबल निकालना है, टोटल आउटकम्स निकालना है। देखो इसमें क्या बोला है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रेगुलेशंस आर रेंडमली अरेंज्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन आर एंड एस। अच्छा पहले बता दो सिंपल स्पेस में क्या आएगा, 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ रेगुलेशन वर्ड बिटवीन आर एंड एस। टोटल कितना अरेंजमेंट आएगा ये बताओ, टोटल अरेंजमेंट कितना आ जाएगा अपना रेगुलेशन वर्ड। 11 आएगा सर। 11 नहीं, 11 फैक्टोरियल ना। रेगुलेशन में देखो ना, 3 2 5, तो 7 और 4 11, तो 11 लेटर है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल। और हाँ, यस 11 सर। फेव- फैक्टोरियल। है ना, हाँ फेवरेबल केसेस में क्या आएगा, देखो फेवरेबल केसेस में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन आर एंड एस। तो आर और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, इस तरह से हमें उनको अरेंज करना है बिटवीन आर एंड एस। तो तुम आर और एस के बीच में 4 लेटर चाहिए, ठीक है। क्या करोगे बताओ। सर 4 लेटर को एक बॉक्स मान के कर सकते हो मतलब।
एक एक सिंगल टर्म मान के। नहीं, 4 लेटर को सिंगल टर्म में तब मानते हैं ना जब कोई पर्टिकुलर 4 लेटर को ही हमें साथ साथ बिठाना है। आर और एस के बीच में यस तो सर। कोई भी 4 लेटर आ सकते हैं ना। बॉक्स वाला जो मेथड होता है ना, जो स्ट्रिंग मेथड बोलते हैं या बॉक्स मेथड बोलते हैं, वो तब यूज करते हैं जब किन्हीं 4 लोगों को हमें एक साथ ही बिठाना है हमेशा। ऐसा उसने नहीं बोला, उसने बोला है आर और एस के बीच में 4 लेटर आनी चाहिए। बताओ क्या करोगे। सेलेक्ट करके अरेंज, हम्म 11C4 फिर अरेंज कर देंगे, फिर RS का अरेंजमेंट कर देंगे, फिर बॉक्स मतलब एक बॉक्स में इसे बैठा करके 11C4 करोगे पहले। 11C4 किसके लिए करोगे। 4 लेटर जो चाहिए इसके अंदर, नहीं 11C4 नहीं, मतलब उसमें से 2 कम कर देंगे ना, RS तो है ही, हाँ, तो पहले हम वो 9C4 कर सोचेंगे। देंगे। पहले हम क्या सोचेंगे, वो 4 लेटर कौन से हैं जो आर और एस के बीच में आएंगे। तो इट कैन बी एनीथिंग लाइक 11 लेटर है टोटल, उसमें से आर और एस को छोड़ दो तो बचे कितने, 9 लेटर। तो 9 लेटर में 9। से कोई भी 4 लेटर आ सकते हैं ना वो। समझ में ना, आर और एस को छोड़ दो तो रिमेनिंग कितने, 9 लेटर रिमेनिंग है। ठीक है ना। इसमें 9 लेटर अपने रिमेनिंग है, तो उसमें से क्या करेंगे, 9 में से कोई भी 4 लेटर, 9C4। हमने 4 लेटर सेलेक्ट कर दिए। फिर आर और एस के बीच में जो 4 लेटर है, अच्छा वो 4 लेटर आपस में कैसे भी तो सफल हो सकते हैं। यस कैसे सर। भी यस सफल सर। हो सकते हैं आपस में, जरूरी थोड़ी ना है कि वो GUL इसी पैटर्न में आए, आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं। तो 4 लोगों का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल इंटू, और बाकी बाकी कितने बच गए बताओ। ये तो 4 लोगों का अरेंजमेंट हुआ। फिर 2 फैक्टोरियल और कर देंगे सर, तो आपस में भी अरेंज हो सकते हैं ना, R और S। हाँ वो भी आएगा, ऑफ कोर्स वो भी आएगा, बट रिमेनिंग लेटर्स का भी तो अरेंजमेंट होगा ना यार। यस सर। रिमेनिंग 5 लेटर्स के भी तो फैक्टोरियल। अरेंजमेंट कितना आएगा। 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा, सोचो। कितना आएगा भाई। चार। फिर डब्बे को भी ले लेंगे साथ में। हाँ, 4 तो तुमने उनको लिए हैं जो आर और एस के बीच के हैं। आर और एस के बीच के जो लेटर है उनको अरेंजमेंट किया है 4 फैक्टोरियल। बट व्हाट अबाउट अदर, जो बाकी जो होंगे उनका भी तो अरेंजमेंट आएगा ना। और आर और एस का मतलब ये थोड़ा ना कि आर स्टार्टिंग में रहेगा और एस एंड में रहेगा। आर और एस तो कहीं भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं। लेकिन सर क्वेश्चन में तो 3 आर और फैक्टोरियल। एस के बीच में का है ना। देखो इसमें, देखो ऐसे करोगे, देखो देखो ये आर है, सुनो सुनो, ये आर है ये एस है, इनके बीच में 4 लेटर आ गए। अपने इन 4 लेटर का तो अरेंजमेंट कर दिया। आर और एस, ये पूरा एक बॉक्स बन गया। तो ये जरूरी थोड़ा ना ये कहीं भी आ सकता है ना, ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, ये 2 लेटर के बाद में भी आ सकता है, ये एंड में भी आ सकता है। इनके अलावा कितने लेटर बच गए, 4 5 6, 6 के अलावा कितने बच गए और 5 लेटर और है ना रिमेनिंग। 5। यस सर। तो 5 लेटर तो वो हो गए रिमेनिंग, और प्लस में ये वाला जो बॉक्स जो मैंने बनाया, तो 1 + 5, तो ये कितने लेटर हो गए एक्चुअली, टोटल 6 लेटर हो गए एक तरह से हमारे पास। 6। तो इनका भी तो अरेंजमेंट होगा ना, इनका अरेंजमेंट का मतलब ये बॉक्स कहीं भी जा सकता है यार। जरूरी नहीं है कि आर स्टार्टिंग में हो एस एंड में हो। उसने बोला है आर और एस कहीं भी हो, इन बिटवीन 4 लेटर रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा पैकेज, 5 लेटर प्लस बॉक्स, ये भी आपस में कहीं ना कहीं भी सफल कर सकते हैं। तो उनका अरेंजमेंट कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा। यस सर। यस सर। समझ में आया? ये जो 4 लेटर आपने अरेंज किया है वो बिटवीन आर और एस की बात की है। आर और एस के बीच में 4 लेटर आएंगे, हाँ उनको सफल कर सकते हो 4 तरीके से। बट आर एस और 4 लेटर का जो कॉम्बिनेशन है, जो पैकेज है, वो भी तो कहीं ना कहीं सफल हो सकता है अदर लेटर के साथ। तो फिर बाकी जो लेटर बच गए उनके बीच बीच में भी ये बॉक्स जा सकता है, एंड में जा सकता है, स्टार्टिंग में जा सकता है।
3 लेटर के बाद आ सकता है, 4 लेटर के बाद आ सकता है, तो पूरा भी तो पैकेज देखोगे ना कि पूरा कितने तरीके से अरेंज होगा। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो देखो बेसिक चीज थी यार, इसको इतना ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, बच्चे आ गए ना अब तो। ठीक है, इसमें जो मैन है ना, मैं वही डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी ना तुम लोगों ने, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट एंड ऑल दैट। ठीक है, ये इस टाइप के जो फॉर्मूले बेस्ड है वो तुम प्रैक्टिस कर लेना, इसमें क्वेश्चंस हैं। हम कंडीशनल की बात करेंगे, कंडीशनल बेस टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, और बर्नौली वाला लास्ट में देख लेंगे, ठीक है ना। मोस्टली यही डिस्कस करेंगे, जो मैंने वही है। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, देखो इसमें सिंपल सा स्टोरी है कि एक इवेंट हो जाता है ना, उसके बाद में दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो मैंने एक डाइस फेंका, ठीक है, अब डाइस फेंक दिया तो मैंने बोल दिया कि उस पे ऑड नंबर आ चुका है, ऑड नंबर आ गया, उसके बाद में मैंने बोला कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो अब ऑड आ चुका है तो मतलब सैंपल स्पेस में अब 135 ही है, क्योंकि ऑड हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब वो 1 to 6 सैंपल स्पेस नहीं रहा, सैंपल स्पेस चेंज हो गया, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, 135 है, क्योंकि ऑड नंबर आ चुके हैं। फिर उसमें मैंने बोला 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 3 आना मतलब फेवरेबल केसेस क्या है, 1, और डिवाइड में टोटल कितना हो गया 3, तो उसका आंसर 1/3 आया। सिंपल स्टोरी है कि occurrence ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, फिर उसके बाद में इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। जैसे मान लो मैंने बोला कि 2 हंटर थे, ठीक है, थ्योरेटिकल एग्जांपल बताऊं तो इस तरह से बनेंगे, 2 हंटर थे, और हंटर मतलब वो शिकार करने आए थे, तो मैंने बोला शिकार हो चुका है, मतलब शिकार हो चुका है मतलब या तो वो ए ने हंट किया होगा या तो फिर बी ने किया होगा। अब वो शिकार हो चुका है तो फिर ए के द्वारा शिकार होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आते हैं। अब जैसे मान लो शिकार हो गया है, तो वो कैसे होगा शिकार, जैसे मान लो मैंने बोल दिया ए ने शिकार किया, बी ने नहीं किया, भाई ऐसे तो करोगे ना, बी बार का मतलब है बी ने शिकार नहीं किया, ठीक है। या फिर ये हो सकता है ए ने शिकार नहीं किया बट बी ने शिकार कर दिया, क्या यही केस बनेगा क्या, शिकार होना। सर इसमें यस सर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक डाउट रहता है कि इसे यूज कहाँ करना है, मतलब ए अगर हो जाए और जब बी पूछा हो और ए डिपेंडेंट, मतलब बी जो है वो ए पे डिपेंडेंट होना चाहिए तब यूज करेंगे। हाँ अरे ऐसे रहता है, मतलब जैसे उसने वो बोलेगा कि एक इवेंट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे एक कोई इवेंट होगा ना, तो पहले उस इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर उसमें से वो बोलेगा कि अच्छा ये काम हो गया है, तो फिर एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में पूछ लेगा कि फिर उस इवेंट में उस वाले की बताओ। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बोला ना कि शिकार, 2 शिकारी थे, ए और बी, ठीक है। ये हमारा किसी शिकार पे आए थे, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि शिकार हो चुका है। अब शिकार हो चुका का मतलब क्या हो गया, 2 शिकारी जो ए और बी थे, अब वो या तो ए ने शिकार किया होगा या फिर बी ने शिकार किया होगा, 2 ही लोग है ना वहां पर, और तो ये कोई है ही सर। नहीं। तो मतलब तुम पहले क्या सोचोगे, पहले ये सोचोगे शिकार हो गया है, तो होने का मतलब 2 पॉसिबिलिटी है कि ए ने शिकार किया, बी ने नहीं किया, या फिर ए ने शिकार नहीं किया और बी ने कर दिया, यही तो पॉसिबिलिटी आएंगी ना। ये सर। भाई 2 लोगों में से यही होगा, समझ गए। अब शिकार होने के बाद में वो कंटिन्यूसली इसी में पूछ लेगा कि शिकार हो गया है, अच्छी बात है, ये इवेंट हो चुका है, तो फिर जो शिकार किया वो ए के द्वारा होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब हंटर वाज ए, कि जिसने मारा था ना शिकार को, ठीक है, वो ए होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और उसको डिवाइड बाई टोटल करेंगे। तो पहले एक्चुअली हम लोग इसमें टोटल के बारे में सोचेंगे, और यहाँ पर टोटल टास्क क्या रहेगा कि शिकार हो चुका है। जैसे मैंने यहाँ पर डाइस फेंका, तो मैंने डाइस फेंका तो बोला, मैंने क्या बोला था, ऑड हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऑड नंबर आ चुके हैं, तो मतलब हमारे पास सिर्फ 135 ही है सैंपल स्पेस में। फिर उसमें से 1 आने की प्रोबेबिलिटी, या 3 आने की प्रोबेबिलिटी, या 5 आने की प्रोबेबिलिटी। समझ गए, जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, 2-4 हाँ क्वेश्चन। समझ गए सर, समझ गए। हाँ मतलब पहले एक काम वो देगा तुम्हें, वो काम हो चुका है, उसके और बाद हमारा में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उस काम के वो डिसीजन या आउटकम पे डिपेंड करेगा। हाँ मतलब उसमें से एक चीज पूछ लेगा, तो वो जो पूछेगा हाँ। उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर लिख लेंगे और डिवाइड में टोटल कर देंगे। अभी देखना एग्जांपल देखूंगा, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे, देखो इसको यस ऐसे सर। लिखते हैं, पी ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी का मतलब वही है इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, फिर ए के द्वारा प्रोबेबिलिटी बताओ।
ठीक है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना यार, इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी। नीचे वाला पी ऑफ बी, नीचे वाला एज इट इज आता है। ये कई बार है ना फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी इसको थ्योरेटिकल तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाऊंगा देखो थ्योरेटिकल कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। और अगर उल्टा हो गया पी ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है, इसका मतलब वही है इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी होना, ए हो चुका है तो फिर बी होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। फॉर्मूला सेम बनेगा, ऊपर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा बट डिवाइड में पी ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले भी याद रखना, कई बार है ना फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बच्चे तैयारी करके जाते हैं और वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही बन जाता है क्वेश्चन। तो देखो अभी सिंपल सी स्टोरी है, देखना तुम क्या क्या चल रहा है। ठीक है ना, ये फॉर्मूले बेस्ड तो तुम कर लेना, ठीक है ना। थ्योरेटिकल वाले बताता हूँ तुम्हें। जैसे ये वाला देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा है। 2 dice are thrown, find the probability that sum of the numbers coming up on them is 9। 2 डाइस फेंक रहा है, ठीक है ना, उनपे सम क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ इट इज नॉन दैट, देखो लिखा ना इफ इट इज नॉन दैट, इसका मतलब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे मतलब समझ लेना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इट इज नॉन दैट द नंबर 5 ऑलवेज अकर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, मतलब जो पहली डाइस पे ना 5 नंबर आ चुका है, ये उसने बोल दिया, तो फिर टोटल सम 9 आना। अच्छा एक बात बताओ, पहले ही सोचो फेवरेबल केसेस क्या क्या रहेंगे जिसमें आपको लग रहा है कि पहले पे 5 आना। अच्छा पहले पे 5 आना मतलब ये हो गया क्या, 5-1 हो सकता है, 5-2 आ सकता है, यस सर, 6 केसेस 5-3 आ होंगे। सकता है, 5-4 भी आ सकता है भाई, 5-5 भी हो सकता है और 5-6 भी हो सकता है। यही तो होगा, क्योंकि पहला क्या बोला उसने, इट इज नॉन दैट, जो उसने बोला है ना पहले उसको टारगेट करो। ये 5 ऑलवेज अकर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, पहली डाइस पे 5 आना, तो दूसरी डाइस पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 केस हो गए। अब ये हो चुका है, अब इसमें से उसने क्या बोल दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स कमिंग अप ऑन देम, मतलब जो 2 डाइस फेंक रहे हैं उन पे सम कितना आना, 9 आना। अब यार यहाँ पर देखो इसमें किसमें सम 9 दिख रहा है तुम्हें, 5-4 5-4। 5-4। इस सैंपल स्पेस में से जो फेवरेबल केसेस है वो क्या हमारा 1 है, आंसर क्या आएगा फिर 1/6 नहीं आएगा। 1/6। यस सर। इतना ये पूरा स्टोरी लिख, हाँ ये पूरा स्टोरी लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो उसने बोला है पहले इट इज नॉन दैट, मतलब वही हो गया कि एक कंडीशन ऑलरेडी उसने बोल दिया, एक इवेंट ऑलरेडी उसने बोल दिया कि एक इवेंट हो चुका है। तो जो इवेंट होता है ना पहले उसके बारे में सोचा करो। जैसे मैंने बोला शिकार ने शिकार कर दिया है, तो पहले हमने शिकार के बारे में सोचा कि शिकार कैसे कैसे हो सकता है, या तो हंटर ए ने मारा होगा या फिर हंटर बी ने मारा होगा, तो ये हमने सोचा। फिर उसमें से हंटर ए मारेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग टाइप से लिखेंगे, हंटर बी होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग लिखेंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल वाले देखो क्वेश्चन सिर्फ, जैसे ये है देखो, देखो क्या लिखा है, ए बैग कंटेन्स 20 बॉल, ठीक है ना। ये तो सिंपल सा है यार, इसमें तो कंडीशनल बन ही नहीं रहा। देखो ये तो सिंपल है, चलो 20 बॉल से देखो उसमें से 8 रेड बॉल है, ठीक है ना, 12 ब्लू बॉल है, 3 बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। कंडीशन वाले आगे भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, बेस में भी इसी टाइप की स्टोरी है, बेस थ्योरम में 3 बॉल निकाल रहे हैं 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी ध्यान रखना। 3 बॉल एक साथ नहीं निकाल रहे, तुम ये हमेशा ध्यान रखना, अगर एक साथ निकालेगा तो अलग स्टोरी होती है, तो वो तो हम क्या कर सकते हैं 20C3 वगैरह वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 1/1 निकाल रहे हैं, एक एक करके बॉल चूज कर रहे हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, सैंपल स्पेस हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है या कम हो ज्यादा हो गया। रहा है, यस, कम होगा। और एक एक करके कम हो जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड सेकंड आर ब्लू बॉल, और फिर थर्ड है वो रेड बॉल है। अब तुम्हें जो को यहाँ से पहली बॉल निकालनी है वो ब्लू होनी चाहिए, दूसरी बॉल निकाल रहे हो वो भी ब्लू होनी चाहिए, और फिर जो थर्ड बॉल है वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी उसने। तो तुम क्या करोगे, पहले पहले ब्लू बॉल निकाले प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। कितनी ब्लू बॉल है 12 अपने पास, C1 upon 20 C1। हाँ तो मतलब 12/20 बोल सकते हो डायरेक्ट, 12/20। यस सर।
12 में से कोई एक फेवरेबल केसेस में आएगा, 20 में से कोई एक, 12C20, फिर इंटो में, फिर सेकंड ब्लू आना, फिर अब 11 हो गई ना बॉल, एक बॉल कम हो गई, 11 बाई 19 हो जाएगा 19 क्योंकि स्पेस में कम हो गया इंटो में। ये साथ साथ है ना इंडिपेंडेंट के भी क्वेश्चन चल रहे हैं, एक्चुअली इंडिपेंडेंट है, मतलब पहली ब्लू आई थी, दूसरी ब्लू आएगी, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तीसरी रेड आना क्या हो जाएगा, अब रेड कितनी है हमारे 8 पास, बाय 8 18 बाई 18 यस सर 18 हो जाएगा 8C1 बोलो या 8 बाई, हाँ 8/18 हो जाएगा, क्योंकि एक एक करके सैंपल स्पेस कम हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट वाला केस हो गया अपना, ठीक है। मिक्स्ड है दोनों चीजें, इंडिपेंडेंट और इसमें कंडीशनल। क्लियर है, देखो ऐसे ही लिखा, यस 12/20, 11/19 और 8/18, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट क्यों हो गया, भाई पहली ब्लू आ रही है, अब दूसरी भी ब्लू चाहिए, तो वो पहली ब्लू आई थी या रेड आई थी उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमें तो ब्लू निकालना है, बस ब्लू को सोचेंगे, रेड निकालेंगे रेड के बारे में सोचेंगे, बस 1/1 बोल रहा है, इसलिए हमें सैंपल स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब तो छोटे छोटे हैं। ये भी कंडीशनल नहीं है, बस ये भी देखो इंडिपेंडेंट वाला, ये देखो, ठीक है ना। इसमें देखोगे, देखो 4% इंडिपेंडेंटली सॉल्व वे सर्टेन प्रॉब्लम्स करेक्टली विद प्रोबेबिलिटीज। 4 लोगों ने ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड करेक्टली बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। देखो ये बताने का रीजन यही है, जब भी तुम्हें एटलीस्ट की बात आई, एटलीस्ट में हमेशा सॉल्व कैसे करते हैं हम क्वेश्चंस को, टोटल माइनस नन यूज करते हैं। ये एक फंडा याद रखना है, टोटल माइनस नन। अब नन का मतलब क्या है, अलग अलग केसेस में अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। अब एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब समझ गए ना, तुम केसेस नहीं बना सकते, केसेस बहुत सारे हो जाएंगे। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो जाएगा, या तो किसी एक बच्चे ने सॉल्व किया, या फिर 2 बच्चों ने सॉल्व किया क्वेश्चन को, या फिर 3 ने सॉल्व किया, या फिर 4 ने सॉल्व किया। तो तुम केसेस बनाने बैठोगे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे यार। क्यों, क्योंकि किसी एक ने सॉल्व किया तो आप क्या करोगे, ए ने सॉल्व किया, बी और सी और डी से नहीं सॉल्व हुआ, ए ने सॉल्व नहीं किया, बी ने सॉल्व किया, सी और डी ने नहीं किया। तो ऐसे अगर एक का देखोगे तो 4 बनेंगे, फिर 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाओगे, 3-3 के, 4-4 के। तो बहुत सारे केसेस बनाने से बढ़िया है कि आप एटलीस्ट वन की बात आई, टोटल माइनस नन। टोटल का मतलब वही है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। नन, नन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, किसी ने भी सॉल्व नहीं किया, नन ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन। उसने ना 4% के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी है इंडिपेंडेंट, तो नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब क्या हो जाएगा, सबकी क्या निकलेगी बिना सॉल्व किए। अच्छा अगर सोचो पहला पर्सन के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो उसके ना करने की भी कितनी हो जाएगी, हाफ ही होगी ना। हाँ सिमिलरली देखो 3/4 उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, तो ना करने की कितनी हो जाएगी, 1/4। फिर थर्ड पर्सन उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, ना करने की 3/4, ठीक है। 3/4 और फोर्थ पर्सन के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/8, तो ना करने की कितनी हो जाएगी 7/8। मतलब हमने यहाँ पर क्या 7/8 किया है, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, नन का मतलब हमने बोला है 4% थे ए बी सी डी, उन चारों ने ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, वो वाला केस हमने हटा दिया टोटल में से। तो अब जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो क्या आएगा अपना, एटलीस्ट वन वाला आएगा। अगर केसेस बनाने बैठोगे तब भी वही आंसर है, बट टाइम लगेगा यार, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। देख लो वही दिख रहा है, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड बाय ऑल, इसका मतलब वही है नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट वन की बात आएगी ना यार, तुम्हें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही करना है, टोटल माइनस नन। टोटल मतलब तुम्हें दिख जाएगा एक ही होती है प्रोबेबिलिटी, नन बस ये है कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग केसेस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात थी, तो नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। याद रह जाएगा एटलीस्ट वन वाला केस। यस सर ठीक है, देखो ये वाला ये थोड़े इंडिपेंडेंट वाले भी मिक्स चल रहे हैं यार इसमें। देखो ए एंड बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी दी है। और उसने पूछा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी बताओ फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए कोमा बी अकर्स। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एग्जैक्टली वन ऑफ ए कोमा बी अकर्स मतलब किसी एक के द्वारा होना, ठीक है। तो मतलब क्या करोगे, या तो इवेंट ए ने किया, बी ने नहीं किया,
या फिर बी ने किया ए ने नहीं किया, यही तो करोगे ना। Yes, यस sir. सर। हाँ तो मतलब सोचो ए के द्वारा इवेंट जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, पी दी है, तो ए बार कितना आ जाएगा फिर 1 माइनस पी। Yes, sir. ठीक है, सिमिलरली देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2p, तो बी बार कितना हो जाएगा 1 माइनस 2p। 1. समझ गए। और उसने पूछा क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए कोमा बी एकर्स, इसका मतलब ऐसे पूछ लिया ए का इवेंट हुआ है बी का नहीं हुआ, या फिर ए ने इवेंट नहीं किया बी का इवेंट हो गया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स का मतलब ये होता है ना। सही है। अब तुम सोचो यार इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, इंडिपेंडेंट है तो ए का प्रोबेबिलिटी कितना है पी है, और बी बार कितना है 1 माइनस 2p, प्लस ए बार कितना हो जाएगा 1 माइनस पी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 2p। ये अपना रिलेशन आ गया। अब उसने पूछा एक्चुअली क्या था आपसे, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस अकर्स, उसने इक्वल टू दिया है क्या, अच्छा इक्वल टू दिया ना 5/9, ये रिजल्ट 5/9 है यार। यहाँ से पी के लिए सॉल्व नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। 5/9 दिया ना, हो जाएगा उसमें, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही लिखा है p इंटू 1 माइनस 2p प्लस 1 माइनस p इंटू 2p, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स का मतलब वही है, या तो ए ने इवेंट किया बी ने नहीं किया, या फिर ए इवेंट हो गया बी ने नहीं किया, मतलब उल्टा हो गया केस, इतना ही रहेगा। ओके देखो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें ना व्हाइट बॉल और उसका भी आता है क्वेश्चन, ये देख लेना एक क्वेश्चन। देखो 2 पर्सन्स ए एंड बी थ्रो ए डाइस अल्टरनेटिवली, ठीक है, इसका मतलब अल्टरनेटिवली मतलब हो गया कि पहले ए फेंकेगा फिर बी का नंबर आएगा, फिर ए का नंबर फिर बी का नंबर फिर ए का नंबर, ऐसे प्रोसेस चल रहा है टिल वन ऑफ देम गेट्स ए 3 एंड विन द गेम। जब तक किसी को 3 नहीं आ जाता ना डाइस पे तब तक वो गेम नहीं जीतेगा जो वो गेम खेल रहे। इफ ए स्टार्ट द गेम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम। तुम्हें ना ए को जिताना है और ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये उसने डाइस पे बना दिया। यही क्वेश्चन कई बार ना बॉल पे बनता है, मतलब जैसे एक मटके में या एक बॉक्स के अंदर कुछ रेड और ब्लू कलर की बॉल है और उसमें से वो गेम खेल रहे हैं कि जिसको भी रेड बॉल मिलेगा वो जीत जाएगा, और वो गेम कंटिन्यूसली खेल रहे हैं और वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। उसमें बॉल वाला स्टोरी थी, यहाँ डाइस थी। अब एक्चुअली क्या है, तुम्हें पहले सोचना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई डाइस में, एक डाइस फेंक रहे 1/6 का, है ना, और 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/6। 5/6. वो 5/6 हो जाएगी ना। कोई इसमें डाउट है क्या आपको, नहीं है ना। नो सर। सर इसे बेस थ्योरम से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेस थ्योरम से किसको, वैसे भी तो हो जाएगा बेस इसी क्वेश्चन थ्योरम, का। बेस थ्योरम से नहीं होगा ना, बेस थ्योरम से कैसे होगा, यहाँ पर क्या बोला है वो, गेम चलता ही जाएगा, जब जब उसको 3 मिलेगा वो जीतेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो गेम चलता ही जाएगा, तो ये गेम तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना। यस सर। बेस थ्योरम में क्या होता है, एक लिमिटेशन तक जाता है, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक ही जाते हैं। जैसे मैंने बेस थ्योरम में क्या बोल दिया, 3 शिकारी है, या फिर वहां पर बेस थ्योरम में एक्चुअली क्या होता है, 2 बैग होते हैं या फिर 2 बॉक्स होते हैं या 2 अर्न होते हैं, उसमें से चूज करना होता है। ठीक है, ठीक वहां है। पर पहले, हाँ पहले वहां पर अर्न को चूज करने की प्रोबेबिलिटी आती है, फिर उस अर्न में से कुछ कलर की बॉल निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी आती है, फिर ये काम हो चुका होता है, फिर उसमें से वो कुछ पूछता है बेस में। जैसे तीनों 2 मटके थे, ठीक है, दोनों मटकों में से उसने बोल दिया कि 3 बॉल निकाली और तीनों की तीनों सेम कलर की आ चुकी है, तो फिर वो तीनों की तीनों सेम कलर की जो बॉल आई वो मटके 1 से आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो बेस में बनते हैं, तो वहां आपको एक लिमिटेशन देगा, यहाँ लिमिटेशन नहीं यार, क्योंकि देखो गेम चलता जाएगा। तुम सोचो पहले ये खेला, मान लो उसको बॉल नहीं मिला, ठीक है, फिर बी ने गेम खेला, बी को भी नहीं मिला, समझ गए,
फिर ए ने खेला, उसको Yes, भी नहीं sir. मिला, फिर बी को भी नहीं मिला, ऐसे करते करते भी तो इन्फाइनाइट तक जा सकता है। हमें तो टारगेट क्या करना है, Yes, ए sir. कब जीतेगा, तो हमें ए को जिताना है। तो तुम पहले ए के बारे में सोचो, मैं तुम्हें पहले केस दिखा रहा हूँ, जैसे ए कब जीतेगा। मान लो पहले ए ने स्टार्ट किया गेम और उसको मिल गया 3, तो क्या वो जीत गया क्या? हो सकता है ना, पहली बार डाइस फेंका और 3 आ गया, Yes, sir. जीत गया। ठीक है, फिर मैंने अब दोबारा ए को जिताने की सोची कि ए ने फेंका, उसको 3 नहीं मिला, बी ने फेंका डाइस, उसको भी 3 नहीं मिला, क्योंकि बी को तो जिताना ही नहीं अपने को। फिर ए का दोबारा टर्न आया और डाइस फेंका और उसको 3 आ गया, क्या वो जीत गया क्या? ये ए और ए बार समझ गया ना, मतलब यहाँ पर ए को बोल रहा हूँ, मतलब डाइस पे 3 आना, ए बार मतलब डाइस पे 3 नहीं आना। अच्छा, अगली बार वो कब जीतेगा बताओ? ए ने फेंका, नहीं मिला उसको, बी को भी नहीं मिला, फिर ए को नहीं मिला, फिर बी को नहीं मिला, फिर नेक्स्ट राउंड में ए को फेंकने का मौका मिला और 3 आ गया, क्या वो जीत गया क्या यहाँ पर? Yes, sir. ठीक है, मतलब ऐसे केस चलता जाएगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक खेलेंगे गेम वो लोग। मतलब हमें हर बार क्या करना है, ए को जिताना है। तो ए का जब जब नंबर आएगा ना, उसको हम जिताते रहेंगे और बी को बोलेंगे तुझे 3 नहीं मिल रहा। अगर तुमने बी को विनिंग करा दिया तो फिर तो ए की विनिंग थोड़ी आएगी उसमें। जब बी की विनिंग की बात आएगी तो हम बी को टारगेट करेंगे। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे, अगर मेरे को बी की विनिंग निकालनी है तो तुम ये भी कर सकते हो, टोटल माइनस ए की विनिंग हटा दो। ये नहीं चलेगा? ये भी चलेगा, ये भी तो चलेगा ना। अगर तुम ए की विनिंग भी निकाल दोगे तो 1 माइनस बी की विनिंग कर देना। अब तुम सोचो इसका आंसर कैसे लिखोगे। ए ने फेंका, 3 डाइस आ गया, तो क्या आंसर आया? 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है। ए ने फेंका, डाइस पे 3 नहीं आया, 5/6 इंटू इंडिपेंडेंट ए। बी ने फेंका, डाइस पे 3 नहीं आया, 5/6 इंटू ए ने फेंका, डाइस पे 3 आ गया। ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस ए ने डाइस फेंका, नहीं आया, बी ने फेंका, नहीं आया, फिर ए ने फेंका, नहीं आया, फिर बी ने फेंका, नहीं आया, तो 5/6 कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया। फिर यस इंटू सर। में ए ने फेंका, डाइस पे 3 आ गया, तो 1/6। तो ऐसे ही करते गेम चलेगा ये, डॉट डॉट करके ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो ये एक Infinite. जीपी को पैटर्न देता है। क्या ये जीपी बन रहा है क्या इनफाइनाइट टर्म्स की? Yes, sir. यस सर। सेम क्वेश्चन यार उसमें भी बनता है, मतलब बॉल पे भी बनता है, रेड बॉल ग्रीन बॉल उसपे भी बनता है। उसमें वहां पर बोलेगा वो रेड बॉल जब जब मिलेगी वो जीत जाएगा। तो हमें ऐसे कंटिन्यूसली ए को विन कराना है। तो ये जीपी हो गया, जिसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 1/6। रेशियो दिख रहा है क्या? 5/6 का स्क्वायर। यस सर। हाँ, बस हो गया क्वेश्चन। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दो, ए अपॉन 1 माइनस आर। इससे तुम्हें ए की विनिंग आएगी। अगर उसने पूछा होता बी की विनिंग बताओ, तो तुम 1 माइनस ए की विनिंग कर लो, या फिर डायरेक्ट तुम बी की विनिंग कर सकते हो। अच्छा, बी का देखो केसेस क्या लिखोगे। बी को जिताना है तो तुम्हें ए को हराना है। ए ने फेंका, डाइस पे 3 नहीं आया, फिर बी ने फेंका, डाइस पे 3 आ गया, तो क्या वो जीत गया क्या यहाँ पर? जीत गया। फिर दोबारा गेम चालू हुआ। ठीक है, फिर उसने ए ने फेंका, डाइस पे नहीं आया, फिर बी ने फेंका, फिर डाइस पे नहीं आया, फिर ए ने फेंका, फिर से डाइस पे नहीं आया, और फिर बी का टर्न आया और डाइस पे 3 आ गया। तो मतलब बी कब कब जीत रहा है? सेकेंड राउंड में जीत रहा है, फोर्थ राउंड में जीत रहा है। जैसे वहां पर ए कब जीता था? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 1, 3, 5, 7, ऐसे दो दो के गैप। यहाँ देखो 2, 4। अगली बार कब जीतेगा बी? कौन से राउंड में? 6th राउंड में जीतेगा। Sir. इस बार वो 6th राउंड में जीतेगा। ऐसे हमें बी को विन कराना है, तो बी को टारगेट कर लो। ए को हर बार बोलते रहोगे तेरे को नहीं मिल रहा। और डाइस है ना, उसको कंटिन्यूसली फेंक रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि डाइस पे चॉइस ही खत्म होगी। जैसे वहां पर भी है ना, वो जो रेड बॉल और ग्रीन बॉल की बात करेगा, तो उसमें ऐसे नहीं आएगा कि कुछ लिमिटेड बॉल होगी। वो ऐसे बोलेगा कि वो देख रहा है, फेंक रहा है और सैंपल स्पेस को रिप्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब बॉल कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ, अगर उसने ऐसे बोल दिया कि वो कलर देख के नोट डाउन कर रहा है और फिर बाद में रिप्लेस नहीं कर रहा है, तो फिर ये जो गेम है ना, ये गेम इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, एक टाइम के बाद रुक जाएगा। एक टाइम के बाद रुक जाएगा, क्योंकि मान लो अगर टोटल 6 ही बॉल है, तो तुम 6 राउंड तक ही तो खेल सकते हो, 7वां राउंड थोड़ी खेलोगे। यस यस सर। सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर वो बोल रहा है कि सैंपल स्पेस खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये गेम इनफाइनाइट तक जाता है। अगर उसने बोल दिया कि वो कलर देख के रिप्लेस नहीं कर रहा है, अपनी पॉकेट में डाल रहा है बॉल को, तो फिर ये गेम एक लिमिटेशन तक जाएगा, उसके बाद में नहीं जाएगा।
ठीक है, बट जीपी बनाएगा ये 100% श्योर है। ये इस तरह से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। Yes, sir. सारे टाइप के बता दूंगा, सारे टाइप के, इसमें एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन है, इसमें और भी क्वेश्चन है, डोंट वरी। तुम एंड ऑफ द लेक्चर तुम ये समझ जाओगे कंडीशनल वाले बेस वाले कैसे करने होते हैं, ठीक है ना। ये बीच बीच में इंडिपेंडेंट आ रहे हैं वो भी बता रहा हूँ। अब जैसे ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, अब ये टोटल में देखो वही होता है, टोटल में सिंपल स्टोरी बताओ ना, ये वो हो गया जैसे मान लो कि मान लो कोई 3 नेता है, ठीक है, वो 3 नेता इलेक्शन पे खड़े हुए होते हैं ना, बहुत सारे नेता जो खड़े होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि लाइक मैं अगर नेता बन गया तो मैं तुम्हारे मोहल्ले में रोड बनवा दूंगा, कोई बोलेगा मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। तो एक्चुअली मान लो मैंने बोल दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी रोड बनना, ठीक है, हमारे मोहल्ले में रोड बनने की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब रोड बनने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो हमारा टास्क है, ठीक है, बट उसके लिए 3 उम्मीदवार खड़े हैं, 3 नेता। तो पहले तुम रोड डायरेक्ट थोड़ी बनवा दोगे, पहले तुम क्या सोचोगे कि भाई पहला नेता जीतेगा, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, यही तो सोचोगे ना पहले, ठीक है। तीनों ने अपना अपना बड़ी बड़ी बातें की है कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं बनवा दूंगा, मेरी रोड बनाने की प्रोबेबिलिटी ये। सेकंड वाला बोल रहा है कि मैं जीतूंगा तो मेरे रोड बनवाने की प्रोबेबिलिटी ये। थर्ड वाला भी ऐसे बोल रहा है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन टोटल में आते हैं। तो अल्टीमेट गोल क्या है, रोड बनाना। तो क्या करोगे, ए जीतेगा तो फिर ए के द्वारा रोड बनाने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में आएगी, बट पहले ए की विनिंग आएगी, प्लस बी जीत रहा है तो फिर बी के द्वारा रोड बनाने की प्रोबेबिलिटी, प्लस सी जीत रहा है तो सी की पहले विनिंग प्रोबेबिलिटी, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, उसकी रोड बनाने की प्रोबेबिलिटी। ये हमारी टोटल हो गई। अब इसमें से वो कंडीशनल कैसे बना सकता है, कंडीशनल ये बना सकता है कि रोड बन गई हमारे मोहल्ले में, तो फिर नेता बी ने बनाने की प्रोबेबिलिटी बताओ। रोड बन गया है तो नेता बी के बनाने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फिर आंसर कैसे लिखेंगे हम, जो बी का विनिंग था ना, जैसे ए का विनिंग फिर बी का विनिंग फिर सी का विनिंग लिखा था हमने, उसमें बी का विनिंग ऊपर आएगा और डिवाइड में टोटल आ जाएगा। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने, टोटल। यस Yes, sir. मतलब हमारा Yes, sir. गोल ये है कि, हाँ हमारा गोल ये था कि वो जो प्रोडक्ट वो इंट्रोड्यूस करे ना, प्रोडक्ट बना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ उसने क्या बोला, 3 बैग बोले, 3 बैग के अंदर बोल दिया व्हाइट ब्लैक, ये जितने भी बोले ना वो भी मेंशन किए। देखो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1 बैग 2 बैग 3 समथिंग दिया है। मतलब बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दे दी। बैग 1 चूज करोगे तो 0.2 से प्रोबेबिलिटी है, बैग 2 चूज करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और बैग 3 अगर तुमने चूज किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो मतलब वही होगी, ये एक तरह से वो नेता की विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी। ये नेता 1 जीतेगा या नेता 2 जीतेगा या नेता 3 जीतेगा। अब जीतने के बाद मैंने बोला था रोड बनाना है। अब यहाँ पर क्या है, ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट। तो हमारा गोल क्या है, बॉल व्हाइट आना, समझ गए। वहां गोल क्या था हमारा, मोहल्ले में रोड बनना। अब तुम सोचो यार कि हमारा अल्टीमेट गोल है, हाँ हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि व्हाइट बॉल आना। तो तुम सोचो यार व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। हमारे पास तीन तीन बैग है, तो हम यही तो बोलेंगे कि बैग 1 चूज किया, उसमें से व्हाइट आना, ये भी तो हो सकता है। बैग 2 चूज किया, उसमें से व्हाइट आना। बैग 3 अगर हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें से भी तो व्हाइट आ सकता है। क्या ऐसे ही हमारा आंसर आएगा क्या, Yes, sir. क्योंकि वो तो व्हाइट तो किसी में भी आ सकता है ना यार, पहले वाले बैग से आ सकता है, दूसरे से आ सकता है, तीसरे से। तो हमने तीनों केस लिख लिए। अब तुम सोचो पहले वाले बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे नहीं करेंगे कि यार ये बैग 1 है इसको उठा लो, नहीं, वो बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी पहले यूज करना 0.2। मतलब ये वो नेता को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है कि नेता जीत गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2। बैग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.2। फिर इस बैग से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी तुम सोचो। अब जैसे यहाँ पर व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 व्हाइट है 2 ब्लैक है, इसमें से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/5 ना। 3 व्हाइट 2 ब्लू या ब्लैक जो भी लिखा है, इसमें से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/5 नहीं हो जाएगी। Yes, sir.
दिख रहा Yes, है sir. भाई? 3 में से कोई भी एक, और टोटल 5C1 तो 3/5 ही तो होगी। फिर सिमिलरली बैग 2 को चूज करने प्रोबेबिलिटी, उसकी चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3 इनटू उस बैग 2 में से व्हाइट आना। अब दूसरे वाले में से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/6। देख लो, ये Yes, sir. व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं मैं। भाई पहले बैग को सेलेक्ट करना, फिर उसमें से व्हाइट निकालना। सिमिलरली तीसरे वाले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5 है। ये बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, फिर उसमें से व्हाइट आना। उसमें से व्हाइट कितने तरीके से आ सकती है? 2/7। उसकी प्रोबेबिलिटी देख ली क्या? 2/7। ये तीसरे वाले Yes, में sir. से व्हाइट आना। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। अब यहां से देखो कंडीशनल बनते कैसे। ये तो है टोटल प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन तो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का बन गया। अल्टीमेट गोल क्या आ गया? व्हाइट आ गया। अब इसमें से कंडीशन बनाता हूं। देखो, उसने बोल दिया कि इफ द बॉल व्हाइट हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब व्हाइट बॉल आ चुका है। ठीक है, अब उसमें ये बोल दिया कि वो जो व्हाइट बॉल आया था वो बैग 1 से आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये बन गया कंडीशनल का क्वेश्चन। उसने क्या बोल दिया? व्हाइट बॉल ऑलरेडी आ चुका है, तो मतलब वो किसी से भी आ सकता है। बैग 1 से आ सकता है, बैग 2 से आ सकता है, बैग 3 से आ सकता है। अगर व्हाइट आ चुका है तो फिर वो बैग 1 से होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये बन गया कंडीशनल। कंडीशनल कैसे बना? ऑलरेडी एक इवेंट हो चुका है, व्हाइट बॉल आ चुका है, फिर उसमें से बैग 1 से आना या बैग 2 से आना या फिर बैग 3 से आना, ये होता है कंडीशनल। अब उसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे। रिक्वायर्ड क्या है? बैग 1 से व्हाइट आना। ठीक है, और इवेंट क्या हो चुका है? व्हाइट बॉल हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये ऐसे लिखेंगे, व्हाइट बॉल हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये वाला मैंने आंसर पूछा है। तो सिंपल सा आंसर है यार। इस तरह के ना रट्टे रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करना, पहला टारगेट क्या है हमारा? व्हाइट आना। तो वो हमने कैसे सोचा? बैग 1 व्हाइट हो सकता है, बैग 2 व्हाइट हो सकता है, बैग 3 व्हाइट हो सकता है। क्या यही 3 केस होंगे? यस सर। अब इसमें से देखो बैग 1 आना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। देखो, ये पहले वाले का आंसर ए बोल रहा हूँ, इस दूसरे वाले को बी बोल रहा हूँ, तीसरे वाले को सी बोल रहा हूँ। तो हमारा टोटल आंसर क्या था? ए प्लस बी प्लस सी था। अब उसने पूछा क्या? बैग 1 से आना। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा? A/A प्लस बी प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो उसने पूछा है। समझ गए? मतलब हम क्या करेंगे, पहले टोटल निकाल लेंगे। टोटल हमारा टारगेट था व्हाइट बॉल आना, फिर उसमें से बोल दिया कि बैग 1 से आना, तो बैग 1 वाले का आंसर ऊपर और डिवाइड में टोटल कर दो। अगर सिमिलरली मैं पूछता कि व्हाइट बॉल आ चुका है और बैग 3 से आना, थर्ड वाला बैग है ना वो व्हाइट दे रहा है, तो फिर आंसर क्या लिखता मैं? C/A प्लस बी प्लस सी। समझ गया क्या? यस सर। Yes, sir. उसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं लगाना एग्जाम में, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ ज्यादा थ्योरी मत लगाना। जैसे मैंने वो बोला ना क्वेश्चन, शिकार, मैं फिर याद दिलाता हूँ। 2 शिकारी थे, शिकार हो चुका है, तो कैसे करोगे शिकार को? ए ने हंट किया, बी ने हंट नहीं किया। शिकार करना है पहले, या फिर ए ने हंट नहीं किया, बी के द्वारा शिकार बी ने हंट हो हंट गया। किया। अब ये टारगेट तो हमारा क्या है? यहाँ पर तो शिकार हो चुका है, यहाँ शिकार हुआ है, बट मैंने क्वेश्चन क्या बना दिया? ये तो टोटल का था। अब इसमें क्वेश्चन बना दिया कि जो आपने शिकार किया ठीक था, अगर वो शिकारी ए हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम कैसे करेंगे? ये वाला आंसर ए मान लो, ये वाला बी मान लो। तो शिकारी ए के द्वारा शिकार को करना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A/A प्लस बी। समझ गए? और अगर वो बोल दिया कि शिकार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, तो शिकारी बी के द्वारा आंसर बताओ, बी तो फिर अपॉन ए आंसर प्लस बी। A प्लस बी। सिंपल स्टोरी। ये कंडीशनल होता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये ऐसे क्वेश्चन है और यस सर। अभी तुम तो यार एंड तक बने रहोगे ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे चीजें करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे क्लियर होंगी, 1 सेकंड में क्लियर नहीं होंगी। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया क्या? अब देखो, इसमें कंडीशनल बना दिया मैंने, कंडीशनल पूछा नहीं था, उसने पूछा था सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी। शिकार टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ टारगेट था व्हाइट बॉल आना। ठीक है, देख लो अगला। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं ना? No, sir. चलो ये देखो। सर ऐसा क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था शिफ्ट में। अच्छा, बन गया था क्या ये?
सर कॉन्सेप्ट ट्रैक नहीं किया, कैसे करना है? बताएंगे बताएंगे, इसको भी देखेंगे। पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है क्या? देखो उसने क्या बोला है, देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग है, ये बैग 1 बैग 2 कंटेन 3 ब्लैक 4 वाइट। ठीक है ना, पहले वाले में क्या है, 3 ब्लैक है 4 वाइट है। दूसरे वाले में क्या बोला है, 4 ब्लैक है 3 वाइट है। ए डाइस इज कास्ट इफ द फेस 1 और 3 टर्न अप, मतलब साथ साथ वो एक डाइस भी फेंक रहा है। अगर डाइस पे 1 आ गया या 3 आ गया तो एक बॉल निकाल रहा है वो। ए बॉल इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मतलब पहले वाले बैग से वो एक बॉल तभी निकालेगा जब वो डाइस फेंक रहा है उस पे क्या आ जाए, या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए। समझ में आया? एंड इफ एनी अदर फेस टर्न अप, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1 और 3 ना आए तो मतलब डाइस पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, समझ गए, 5 आ जाए। अगर ये सारे डाइस पे आ रहे हैं तो फिर वो दूसरे वाले बैग से क्या कर रहा है, ए बॉल इज चोजन फ्रॉम द सेकंड बॉल, तो यहाँ से एक बॉल निकाल रहा है। समझ में आ गई स्टोरी? अब तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए ब्लैक बॉल। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है भाई, जो उसने बॉल निकाली है वो क्या होनी चाहिए, ब्लैक। ब्लैक आनी चाहिए। अब भाई ब्लैक बॉल तो तुम्हें इतना पता चल गया है कि हमारा टारगेट फाइनल है ब्लैक बॉल आना। अब वो ब्लैक बॉल तो बैग 1 से भी हो सकती है, बैग 2 से भी तो हो सकती है, यस सर। हो सकती है ना। अब तुम्हें यहाँ पर ये भी पता चल गया कि ब्लैक बॉल निकालना है, तो या तो केस बनेगा कि वो बैग 1 से हो सकती है या फिर वो बैग 2 से हो सकती है, क्योंकि हमें तो यस कलेक्टिवली सर। सर सोचना। दोनों बैग हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। हाँ, दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे। बट पहले बैग 1 को पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ पर उसने एक टास्क दे दिया कि बैग 1 को तब चूज करोगे, ऐसे नहीं डायरेक्टली रैंडमली चूज कर लिया, ऐसे नहीं चूज कर सकते। उसको तब चूज करोगे जब वो डाइस फेंक रहा है और उस डाइस को फेंकने पे 1 और 3 आएगा तो बैग 1 आएगा। मतलब वही हो गया कि नेता ने जैसे बोला ना मैं रोड बनाऊंगा, तो भाई वो नेता रोड तब बनाएगा ना जब वो नेता सेलेक्ट होगा। जैसे ए वाला नेता सेलेक्ट होगा तो वो रोड बनाएगा। तो यहाँ पर पहले बैग 1 को चूज करेंगे तो उसमें से ब्लैक बॉल आएगी। और यहाँ उसने टास्क क्या बोल दिया, बैग 1 को तब चूज करोगे जब डाइस पे 1 और 3 आएगा। तो पहले टास्क क्या था हमारा, डाइस की प्रोबेबिलिटी सोचनी पड़ेगी, कौन कौन सी वाली, 1 और 3 आने पर वो बैग 1 को चूज कर रहा है। तो सोचना है डाइस पे अगर 1 और 3 आ रहा है मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, 2/6। 2/6। सिंपल है ना, मतलब या तो डाइस पे 1 आए या 3 आए, तो फेवरेबल केसेस 2 हो गए और डिवाइड में टोटल 6। तो मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ डाइस का आंसर, फिर उस बैग 1 से चूज करना बैग, डाइस का आंसर, या फिर उस बैग 2 से चूज करना। पहले वाले में देखो डाइस से 1 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 इनटू, अब देखो ये काम हो चुका है, अब तुम बैग 1 को सेलेक्ट कर सकते हो। तो बताना बैग 1 से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3/7। 3/6 थोड़ी है, 3/7, 3/7। 3/7 सर, 3/7। 3/7। हाँ 3/7 ये हो गया। अब सिमिलरली देखो डाइस, अब सेकंड बैग को चूज करना है तो सेकंड बैग के अकॉर्डिंग डाइस देखो। 4/6 हो अब जाएगा सेकंड डाइस। बैग के लिए क्या है, हाँ 4/6, उसके 4 फेवरेबल केस है ना, 4/6 ये डाइस आ चुका है। तो अब हम बैग 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, बैग 2 पे ब्लैक आना, वो क्या हो जाएगी 4/7। 4/7। बस हो गया। ये जो आंसर है ना ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, जो उसने बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए ब्लैक बॉल। अब यार इसमें कंडीशनल कैसे बना सकता है, ये तो इतना तो टोटल वाला क्वेश्चन हो गया, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई एक तरह से। अब इसमें कंडीशन बना लेता कि जो आपने बॉल निकाली है वो ब्लैक कलर की आ चुकी है, तो इट वाज फ्रॉम द बैग 1, ऐसे बन सकता था क्वेश्चन कि इवेंट क्या हो चुका है, ब्लैक बॉल आ चुका है, तो फिर ब्लैक बॉल आना बैग 1 से, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फिर आंसर फाइनल क्या लिखते हैं हम, ये मान लो ए मान लो, इसको बी मान लो, तो आंसर क्या लिख देते, ए की A प्रोबेबिलिटी upon A ऊपर आ plus जाती B। और उसके बाद टोटल आ जाता नीचे। तो हम ये लिख सर, देते ए अपॉन ए सर प्लस बी। जिस बैग में मेंशन किया होता है, जिस बैग से है वो ऊपर, और दोनों को फिर सम करके नीचे। हाँ बस इतना ही है।
अगर बी वाला पूछा है, सेकंड वाला बैग पूछा है, तो सेकंड वाले का आंसर ऊपर, सेकंड वाले का आंसर मतलब ये पूरा आंसर लिखना है, ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ 4/7 लिख दिया, 4/6 इंटू 4/7 पूरा का पूरा आंसर ऊपर, और डिवाइड में a प्लस बी टोटल। समझ गए? Yes, देख sir. लो, 1/3 इंटू 3/7 ये एक ही बात है, 2/6 और 1/3 एक ही बात है ना। और फिर आगे वो क्या है, 2/3 इंटू 4/7, तो 4/6 मतलब 2/3 होता है। क्लियर हो गए? सर इसमें ऐसा क्वेश्चन भी एक बनाया जा सकता है Yes, sir. कि अ पेन इज फाउंड और एक पेन जो है एक मैन का भी लॉस्ट हुआ है, 2 मैन्स का, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन जो है ना बिलोंग्स टू मैन ए। क्या 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 बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर जैसे ये कॉन्सेप्ट है तो इस कॉन्सेप्ट पे जेई ऐसे ही पूछ सकता है, जैसे कोई चीज है वो जैसे खो गई है एंड इट वाज फाउंड कि 2 लोगों की खोई है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमें फाउंड मटेरियल है दैट बिलोंग्स टू एनी ईदर ऑफ द पर्सन, जैसे ए या बी ऐसे करके। तो वो ऐसे ही बन गए ना, इस टाइप के 2 केस बनाने पड़ेंगे ना आपको। यस तो सर। पहले तो पेन खोने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको, सर तो पेन है ना। खोने की कैसे निकालेंगे, उसमें तो कोई टोटल हमें टोटल फेवरेबल तो कैसे होगा उसके नीचे। वो तो देगा ना आपको, उसके सच बोलने की या झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी देगा ना। जैसे इसमें एक है क्वेश्चन, एक ऐसा सच और झूठ वाला, मैं दिखाऊंगा ना अभी, थोड़ा वेट करो, आएगा, ठीक है सर। बेस में आएगा। है एक क्वेश्चन, जैसे हम लोग बचपन में नहीं करते थे यार, लूडो खेला होगा तुमने, आई एम श्योर सबने खेला होगा ना। Yes, तो sir. लूडो में ऐसे नहीं करते थे हम यस लोग, सर। डाइस जानबूझ के ऐसे दूसरे कमरे में फेंक देते थे, ठीक है, और वहां जाके ऐसे चिल्लाते थे 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। ये बहुत चीटिंग की सब लोगों ने, आई एम श्योर तुम में तो ज्यादा की होगी ना। और एक्चुअली 6 नहीं आता था, बट हमें वो 6 चाहिए था, तो हम लोग जानबूझ के ऐसे इतनी दूर फेंकते थे कि वहां से ढूंढ, अरे 6 आ गया, देख 6 आ गया, 6 आ गया, यही करते थे। तो एक्चुअली अब 2 केस होते हैं, या तो सच में 6 आया और तुमने सच बोला, ठीक है, या फिर 6 नहीं आया और तुमने झूठ बोला, कि डिंडोरा पीट दिया कि 6 आ गए, 6 आ गए। तो ऐसा एक क्वेश्चन है इसमें, सच और झूठ का 2-3 क्वेश्चन है इस तरह के, ठीक है। तो वो वाले केस हो जाते हैं, तो मतलब डिपेंड्स कि वो पेन खो गया है तो उसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो क्वेश्चन में रहेगा। भाई पेन खो गया मतलब वही केस हो गया यार एक तरह से, कि या तो उसने सच में खो दिया, या उसने झूठ बोला कि मेरा पेन खो गया, ये भी तो होता है ना। और जैसे ये वाला भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना यार, देखो इनको इनको ना ट्री डायग्राम बोलते हैं इनको। तुम्हें पता है ट्री डायग्राम बनता है इसमें एक, सुना है? सर यूआरएन क्या होता है, मैंने बहुत जगह देखा है। अर्न मटके को बोलते हैं इसमें यार, अच्छा अच्छा। मटके को अर्न बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना ये देखो दिखाता हूँ मैं, ट्री डायग्राम तुमने कभी नहीं सुना? इसमें ट्री डायग्राम नाम का एक स्टोरी होती है इसमें, सुनिए सर, मतलब फिगर देखो, बना के करते हैं ना। हाँ फिगर बना के देखो, अभी देखे पहले इसमें ये पढ़ो, इसने क्या बोला है। एक अर्न है, ठीक है, ये मान लो अर्न है, इसमें उसने क्या क्या बोला है, 5 रेड है और 2 ग्रीन है, ऐसे उसने स्टोरी दी है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, एक बॉल निकाल रहा है, इफ ड्रॉन बॉल इज ग्रीन, अगर जो बॉल उसने निकाली, जैसे मान लो यहाँ से हमने एक एक बॉल निकाली, अब एक एक बॉल मतलब या तो वो रेड हो सकती है या ग्रीन हो सकती है, यही तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी। अब उसने क्या बोला है, देन ए रेड बॉल इज, अच्छा सॉरी, इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन देन ए रेड बॉल इज हेडेड टू द अर्न। इसका वाला समझे क्या? अगर बॉल ग्रीन है, अगर उसने ग्रीन बॉल निकाली, देखो यहाँ पर मैंने ग्रीन बॉल निकाली, तो वो कर क्या रहा है एक्चुअली, ए रेड बॉल इज एडेड टू द अर्न, ठीक है, मतलब खेल उल्टा कर रहा है क्या, ग्रीन Yes, निकाल sir. रहा है तो एक रेड बॉल ऐड कर रहा है, तो अगली बार के लिए रेड बॉल कितनी हो जाएगी, 6 रेड बॉल हो जाएगी, और ग्रीन आपने निकाली तो एक ग्रीन बचेगी। ये समझ में आया? दूसरा मटका जो मैंने बनाया, कई बार यही क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, कि जैसे अगर उसने ग्रीन निकाली तो वो एक ग्रीन कलर की बॉल ऐड कर रहा है, रेड निकाल रहा है तो रेड कलर की बॉल ऐड कर रहा है। कई बार ये भी बन जाता है कि अगर वो रेड निकालेगा तो रेड कलर ऐड करेगा, बट ग्रीन निकालेगा तो वो बॉल ऐड नहीं करेगा,
तो एक मोमेंट के बाद में तुम्हें ग्रीन कम हो जाएगी, कम तो होगी ना, क्योंकि ऐड तो कर नहीं रहे आप। तो मतलब इसमें 3 केस हो गए, या तो वो दोनों बॉल को रिप्लेस कर रहा है, या एक बॉल को एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, एक बॉल को नहीं कर रहा। यहाँ उसने क्रॉस कर दिया, ग्रीन निकाल रहा है तो रेड ऐड कर रहा है, रेड निकाल रहा है तो ग्रीन ऐड कर रहा है। देख लो तुम्हारे सामने दिख रहा है क्या? रेड बॉल इज Yes. एडेड टू Yes, द sir. एंड। हाँ, इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड देन ए ग्रीन बॉल इज एडेड टू दैट। अगर वो रेड निकाल रहा है तो ग्रीन ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगी, रेड, 4 रेड बच जाएगी और 3 ग्रीन हो जाएगी। देखो मैंने एक रेड कम कर दिया और ग्रीन बढ़ा दिया। अब यहाँ से भी देखो 2 केस हो सकते हैं, फिर से उसने रेड और ग्रीन निकाल लिया, यही तो बनेंगे ना भाई। बॉल तो पता है ना, 2 ही टाइप की बॉल है, तो ऐसे ही तो बनेंगे। इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। देखो ट्री डायग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांचेस बन गई। ब्रांचेस दिख रही है, जैसे Yes, ट्री नहीं sir. होता, पेड़ नहीं होता क्या, पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती है, इसलिए इसको ना इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ट्री डायग्राम बोलते हैं। ट्री डायग्राम क्वेश्चंस मतलब इसमें ब्रांचेस बन जाती है। जैसे वो फिर से देखो रेड निकालेगा, तो उसने बोला रेड निकाल रहे तो ग्रीन बढ़ा दो, तो 3 रेड बचेगी और 4 ग्रीन हो जाएगी। फिर ग्रीन निकाल रहा है तो रेड बढ़ा दो, तो 5 रेड 2 ग्रीन। समझ में? ये तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी बाकी है। रेड निकाल रहे हैं तो ग्रीन बढ़ा दो, तो 5 रेड 2 ग्रीन। और अगर ग्रीन निकाल रहे हैं तो रेड बढ़ा दो, ठीक है ना। तो 7 रेड 0 ग्रीन। देखो यहाँ पर 0 ग्रीन नहीं हो गया। अब इसके बाद अगर एक एक बॉल निकालोगे तो क्या ग्रीन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। No, sir. समझ गए? तो एक मोमेंट के बाद में कुछ ना कुछ तो कम हो ही जाएगा। और ये तो शुक्र मानो उसने दोनों रिप्लेस करने बोला है। अगर उसने एक ही को रिप्लेस करने बोला होता तो इतने सारे आगे स्टोरी बनती नहीं। हो सकता है ये आगे भी ट्रायल बने, मैंने 3 ट्रायल तक देखा है। समझ गए? अब इसमें 2 ट्रायल तक क्यों बना रहा हूँ, क्वेश्चन देखो पूरा पढ़ो। A green ball is added to the urn, ठीक है। The original ball is not returned to the urn. Now a second ball is drawn at random from it. मतलब अब दूसरी बॉल निकाल रहा है उसमें से, और ओरिजिनल बॉल जो उसने निकाली ना वो रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न नहीं कर रहा है इसका मतलब समझ गए ना, कि जो बॉल आपने निकाली है वो बॉल कम करते रहो विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे मैंने कम किया, रेड निकाला तो रेड को कम कर दिया, ग्रीन बढ़ा दिया। दिख रहा है क्या डायग्राम? यस Yes, सर। sir. नॉट रिटर्न का मतलब यही है, जो बॉल निकाल रहे हो उसको वापस से रखना नहीं है, उसको कम कर देना। सेकेंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट। देखो ये पहली बॉल निकाली, यहाँ पहली बॉल निकाली, यहाँ उसने दूसरी बॉल निकाली, और ये जो तीसरा ट्रायल दिखा रहा है ये थर्ड बॉल का ट्रायल है। बट उसने थर्ड बॉल बोला नहीं है, तो हम थर्ड बॉल तक नहीं पहुंचेंगे। निकालना क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। तुम्हें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकेंड बॉल क्या होना चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो देखो सेकंड बॉल रेड होने का मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली तुम सेकंड पे जंप करके, नहीं, पहले पहली बॉल निकालोगे फिर सेकंड निकालोगे। तो इसमें से तुम्हें सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी कौन कौन से केस दिख रहे हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड आंसर देखो। पहले रेड दूसरा रेड, क्या ये वाला आंसर आएगा? पहला रेड निकला था दूसरा भी रेड आया था, हमें सेकंड बॉल रेड आना चाहिए। क्या ये वाला आंसर दिख रहा है? पहला रेड फिर दूसरा रेड, दूसरी बॉल रेड आ गई ना। Yes. हाँ, पहली रेड दूसरी ग्रीन, ये लोगे क्या? ये नहीं आएगा। No, sir. दूसरी रेड आनी चाहिए। हाँ, पहली ग्रीन दूसरी रेड, ये चलेगा? Yes, sir. हाँ ये चलेगा। पहली ग्रीन दूसरी भी ग्रीन, ये भी नहीं आएगा। तो क्या 2 ही केस आएंगे क्या इसमें? Yes, sir. समझ गए? अब इसमें ये तो ऐसे मान लो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 ही ट्रायल है। मैं अगर नोट्स भेजूंगा ना उसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं बड़े बड़े, उसमें 3 ट्रायल है। ये तीसरा ट्रायल जो मैंने बनाया ना, 2 2 एरो, ये तीसरे ट्रायल तक गया है, मतलब 3 बॉल निकाले। और उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, कंडीशनल के बनते हैं, टोटल वाले बनते हैं। टोटल कैसे बन सकते हैं, कि जो आपने 3 बॉल निकाली वो तीनों की तीनों सेम कलर हो। तो क्या हो सकता है, या तो तीनों रेड हो या तीनों ग्रीन हो। समझ में? 2 केस बनेंगे। फिर उसमें से मैंने बोल दिया तीनों की तीनों बॉल सेम कलर की आ चुकी है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज रेड कलर। तो तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा, रेड वाले का आंसर ऊपर और डिवाइड में टोटल। टोटल में क्या आएगा, तीनों रेड या फिर तीनों ग्रीन। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? यस सर। Yes, sir. हाँ, वो कंडीशनल का क्वेश्चन बन जाता है, वो लेटर ऑन कंडीशन बनता है। बट ये 2 ट्रायल है तो 2 ही ट्रायल में। अब तुम देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे, पहली बॉल रेड आना,
यहाँ बताना पहली बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 5/7 दिख रहा है? यस सर 5/7 Yes, sir. 5/7 इंटू इंटू क्यों कर रहा हूँ? इंडिपेंडेंट है। दूसरी रेड आना, यहाँ से दूसरी रेड आना देखो 4/7, 4/7. 4/7 ये इसका काम हो गया। फिर सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या थी? पहले ग्रीन फिर रेड आना, पहली ग्रीन आना 2/7 2/7. दिख रहा है इंटू दूसरी रेड आना 6 और 1 का जुगाड़ है 6/7. 6/7 ये लो ऐसे हो गया। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसमें भी कंडीशन बना सकता है। क्या बना सकता है? कि सेकंड बॉल रेड आ चुकी है, ठीक है ना, सेकंड बॉल रेड आ चुकी है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ग्रीन। ये बना सकता है ऐसे क्वेश्चन। यस तो सर मतलब ग्रीन क्या वाले आंसर को आएगा? Yes, sir. हाँ तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? B/A+B। समझ गए क्या? Yes, sir. मतलब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। समझ गए ना? ट्री डायग्राम मतलब इसमें ब्रांचेस बन जाती है। ये 2 ट्रायल हुए हैं। इसमें अगर उसने बोला होता तीसरी बॉल रेड आना, तो हम तीसरा ट्रायल भी ओपन करते। ये तीसरा ब्रांचेस है ना, ऐसे ऐसे हम ब्रांचेस बना देते, वो तीसरा ट्रायल हो जाता। बट उसने 2 ट्रायल की बात की थी, 2 ही बॉल की। यहाँ फर्स्ट बॉल निकाल ली हमने, यहाँ सेकंड बॉल निकाल ली, और यहाँ थर्ड बॉल का ट्रायल है। बट तीसरी बॉल निकालने की जरूरत नहीं, उसने 2 की बात की थी। क्लियर है? Yes, sir. ये ट्री डायग्राम होता है यार। देखो ये आंसर है 2/7 6/7 5/7 4/7। मैंने वही लिखा है 5/7 4/7 2/7 6/7। ठीक है। रुको रुको एक मिनट, बर्नौली सर बता दीजिए बर्नौली को। एक मिनट सारा बताएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरा एक और पीपीटी है। अभी तो कंडीशनल ही हुआ है, बेस थोड़ी हुआ है। ये टोटल वाला क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. बेस बेस और देख लो, फिर उसके बाद में बर्नौली बता दूंगा, ठीक है ना। देखो बेस वाला और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सेम स्टोरी होती है। कंडीशनल में बस पता है क्या होता है? कंडीशनल में एक ही कंडीशन में चलता है स्टोरी। कंडीशनल में जैसे मैंने बोला ना, अभी ट्रायल फेंका हमने, और ट्रायल फेंक के बोल दिया कि दोनों अगर सेम कलर के आ चुके हैं तो फिर उसमें से रेड आना। ये कंडीशनल होता है। बेस में क्या डिफरेंस होता है? क्या होता है भाई बेस में? कब लगता है बेस थ्योरम? बेस में क्या होता है बताओ? अरे बेस में क्या होता है? दो अलग अलग मटकों में से स्टोरी निकलती है। समझ गया ना? थोड़ी देर पहले बताया था ना कि या तो वो मटका 1 चूज करेगा, उसमें से बॉल निकालेगा, या फिर वो मटका 2 चूज करेगा, उसमें से बॉल निकालेगा। फिर वो फाइनल गोल हमारा बॉल आना है, और बॉल आ चुका है तो फिर मटके 1 से होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये बेस होता है। कंडीशनल में क्या होता है? एक ही कंडीशन में जो स्टोरी चलती है उसमें से वो पूछता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, sir. हाँ मतलब कंडीशनल में जैसे वो था ना, शिकार हो चुका है तो फिर हंटर है ऑन। तो शिकार होना तो एक एक ही कंडीशन था ना, उसमें ऐसे थोड़ी था कि शिकार ए के द्वारा होने के लिए उसको पहले कुछ एक अलग टास्क करना पड़ेगा। वो नहीं था। यहाँ 2 टास्क करने पड़ते हैं पहले। वो कौन से टास्क? या तो बैग 1 चूज कर सकते हो या बैग 2 चूज कर सकते हो। तो पहले बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी लिखो, फिर उसमें से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी लिखो।
समझ गए। सिमिलरली बैग 2 को चूज करना, फिर उसमें से वाइट निकालना, तो ये बेस थ्योरम होते हैं। क्लियर हो गया। Yes, sir. देखो अभी क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन देखेंगे तो सेम समझ आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन ये बेस का ही था, और ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले हमने टोटल निकाला था, उसी को एक्सटेंड किया। देख लो, देखा है क्या। ए बॉल इज ड्रॉन रैंडम, इट वाज फाउंड वाइट। क्या हमने वाइट का निकाला था क्या थोड़ी देर पहले एक आंसर इसी का। Yes, sir. और फिर उसको क्या बोल दिया आगे, एक्सटेंड क्या कर दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द बैग 1। तो ये बन गया बेस का क्वेश्चन। अब बेस थ्योरम तो वही सेम स्टोरी है। पहले मैं टारगेट क्या हमारा, इट वाज फाउंड टू बी वाइट, तो पहले मैं सोचूंगा वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले ये टारगेट है। अब यार तुम्हारे पास 3 बैग है, बैग 1, बैग 2, बैग 3, तो तुम क्या कर सकते हो, वाइट बॉल क्या क्या आ सकता है। बैग 1 को चूज किया, उसमें से वाइट आना, बैग 2 को चूज किया, उसमें से वाइट आना, या फिर बैग 3 को चूज किया, उसमें से वाइट आना। क्या यही 3 केस बनेंगे। Yes, sir. और देखो तीनों बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी उसने दी है, तीनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी दी है। देखो पहले बैग को चूज करना 0.2, उसमें से वाइट आना, बताना तो उसमें से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2/5 होगी। Yes, sir. तो देख लो ना 2/5। फिर दूसरे बैग को चूज करना 0.3, उसमें से वाइट आना 4/6। फिर तीसरे बैग को चूज करना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, उसमें से वाइट आना 1/4। क्या ये समझ में आया इतना स्टोरी। Yes, sir. हाँ ये तो सिर्फ वाइट बॉल आया यार। अब उसमें क्या बोल दिया कि ठीक है वाइट बॉल आ चुका है, तो फिर प्रोबेबिलिटी बताओ, इट वाज केम फ्रॉम द बैग 1। तो उसने ये बोल दिया कि वाइट बॉल आ चुका है, ठीक है। किसके इक्वल होती है सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इक्वल नहीं होती यार, उसने दे दी ना अलग अलग, 0.2, 0.3, 0.5 मिला के 1 होती है। अगर उसने नहीं दी होती, 2 बैग दिए तो आप 1/2 1/2 कर सकते थे, 3 बैग दिए तो 1/3 1/3 1/3। अगर उसने दे दी तो फिर आपको वही चूज करनी है। ओके सर। समझ गए। जैसे उसने नहीं दिया होता ना 0.2 0.3 0.5, तो हम क्या लेते, पहला बैग चूज करना 1/3, दूसरा भी 1/3, तीसरा भी 1/3, क्योंकि 3 बैग है। अगर 2 होते तो 1/2 1/2 लेते, अगर मेंशन नहीं किया तो, ठीक है। अब इसमें देखो व्हाइट बॉल आ चुका है, तो उसने बोल दिया व्हाइट बॉल बैग 1 से आना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला वाला ए मान लो, इसके आंसर को बी मान लो, इसके आंसर को सी मान लो। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या लिखूंगा फिर मैं, A upon A plus B हाँ plus ए C. अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बस सिंपल स्टोरी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे बोल दिया होता है कि व्हाइट बॉल आ चुका है, अच्छी बात है, इट वाज फ्रॉम द बैग 2, तो फिर आंसर आता बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। समझ गए। बेस में क्या है कि वो अलग अलग बैग में से चूज करके फिर उसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है। कंडीशनल में क्या होता है, एक ही कंडीशन होती है, उसमें से वो इंटरनली पूछ लेता है कि ऐसा हो गया है, तो फिर उसमें से ये होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बेस में यहाँ होने के लिए पहले तुम्हें 2 पॉसिबिलिटीज देगा, तो उनको तुम्हें खुद को चूज करना पड़ेगा, फिर उसमें से वो कंडीशन निकालो। समझ गए। जैसे वहां पर एक ही मटके में स्टोरी होती है, यहाँ 2 या 3 मटके देगा, तो अलग अलग मटकों को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. देख लो वही है। पहला वाला आंसर क्या था, ए मतलब क्या है 0.2 इंटू 2/5। देख लो 0.2 इंटू 2/5, ये ऊपर है आंसर, और डिवाइड में क्या है टोटल, ए प्लस बी प्लस सी। तुम्हारे सामने देखो 0.2 इंटू 2/5, 0.3 इंटू 4/6, 0.5 इंटू 1/4, वही लिखा है कि ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये बेस है आपका, सही है। यस सर। Sir. हाँ देखो अब अगला देखो, ये खुद से निकालने की सोचो। देखो मैं लिख देता हूँ उस पर क्या क्या दिए, 2 मटके हैं, एक पहला मटका है, एक दूसरा मटका है। बैग 1 मटके में है 3 रेड, अच्छा 4 ब्लैक, और 3 वाइट भी है, 3 वाइट अभी। और दूसरे में क्या है, 2 रेड, 5 ब्लैक, 2 वाइट, ऐसे दिए। अब तुम ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। यहाँ से यहाँ तक एक बॉल ट्रांसफर भी किया उसने,
तो एक साइड में बॉल बढ़ गई, एक साइड में कम हो गई। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैक टू, एक बॉल ट्रांसफर करने के बाद यहाँ से एक बॉल निकाला है उसने, एक बॉल ड्रॉ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक इन कलर, ठीक है। जो बॉल उसने निकाली ना वो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, ये जो बॉल बॉल निकाली है वो ब्लैक कलर की है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज रेड, तो पहला टारगेट है ब्लैक आना, और जो ब्लैक आया अच्छी बात है, बट उसमें भी क्या बोल दिया, जो उसने ट्रांसफर की थी, ये जो बॉल है ना यहाँ पर वन बॉल मैंने लिखा है जो ट्रांसफर की है, वो ट्रांसफर जो बॉल हुई है वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये उसने बोल दिया। तीन इसका केस मतलब बन जाए जी, हाँ, कितने केस बनाओगे? 3 से। 3 बनेंगे, क्योंकि देखो एक बॉल जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो रेड हो सकती थी, ब्लैक हो सकती थी, व्हाइट हो सकती थी, समझ गए? Yes, sir. तुम क्या करोगे, तुम ऐसे करोगे, पहले पहले क्या सोचोगे, हमारा टारगेट है ब्लैक आना, अच्छी बात है। ब्लैक आने से पहले क्या सोचोगे कि भाई जो हमने ट्रांसफर की वो रेड थी, फिर ब्लैक आई यहाँ से सेकंड वाले से ना, ये फर्स्ट ये सेकंड। फिर तुम दूसरा क्या सोचोगे, जो आपने ट्रांसफर की थी वो ब्लैक बॉल थी, फिर सेकंड वाले से ब्लैक आना, ऐसे केस बनाओगे। फिर तुमने सोचोगे कि जो ट्रांसफर आपने की वो व्हाइट थी, फर्स्ट वाले मटके से ट्रांसफर जो की वो व्हाइट थी, फिर मटके 2 से क्या आएगी, ब्लैक आएगी। अल्टीमेट तो ब्लैक ही चाहिए ना, देखो ना, द बॉल इज फाउंड टू बी ब्लैक इन द सेकंड कलर, ब्लैक इन कलर, ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? Yes, sir. पहले वाले मटके से 3 केस है, 3 कलर है, तो तीनों मैंने सोच लिए, रेड को ट्रांसफर किया, फिर सेकंड वाले से ब्लैक आना, ब्लैक को ट्रांसफर किया, फिर ब्लैक आना, व्हाइट को ट्रांसफर किया, फिर ब्लैक आना। इतना हो चुका है, उसके बाद में भी उसने क्या बोल दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर बॉल इज रेड, तो दिख रहा है क्या, ट्रांसफर बॉल इज रेड, Yes, मतलब sir. ए बी सी। एक्चुअली जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है इसका? A upon A plus B plus C. हाँ, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बट अब तुम मेरे को ये सॉल्व करके बताओ ए का आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बताओ। अब तुम्हें ये याद रखना है कि बॉल ट्रांसफर हो गया है, तो मतलब दूसरे वाले मटके में या दूसरे वाले बैग में बॉल बढ़ गया है, तो सैंपल स्पेस, यस, केसेस, हाँ उनका भी ध्यान रखना। ज्यादा हो जाएगा। हम्म, सर 3/10 इंटू 5/11 ए 3 का बाई 10। 2 मिनट सर 5 सर मेरे 1 पास वाइट तो बॉल था क्या उसमें? मेरे पास तो कहीं आंसर नहीं लिखा है सर, 3/10, 4 बाई। मैंने 3 रेड ले लिया था, सॉरी 2 रेड है सेकंड वाले बैग में। पहले वाले से रेड आने प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? सर 2/10 3/10। 3/10 सॉरी। देखो कभी तो 3/10 बोलो, कभी 2/10 बोलो, ऐसे कैसे? हम्म, 10 होगा कि 9 होगा? बताओ, 10 कैसे होगा, ट्रांसफर हो गई ना वो तो। सर टोटल तो 10 आ रहा है सर फर्स्ट वाले बैग में। फर्स्ट वाले में आप ट्रांसफर आप रेड कर रहे हो ना, ट्रांसफर रेड कर रहे हो, तो फिर आपने इधर भी 10 कर दिया और आगे भी आपने ऐड कर दिया, आपने बढ़ा दिया क्या आगे सैंपल स्पेस? Yes, sir. तो फिर आगे सैंपल स्पेस बढ़ा दिया, फिर इधर भी उतना कर रखा है, तो एक्स्ट्रा बॉल कहाँ से आ गई फिर वो?
सर जब पहले बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सर 3/10 ही पहले आएगी बैग ना। से रेड की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, रेड बॉल ट्रांसफर जो हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैग वन, पहले वाले से रेड ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वन रेड ट्रांसफर हो रहा है, फिर सेकंड वाले से ब्लैक निकालना है। देखो पहले वाले मटके में देखो, ट्रांसफर करोगे किसको करोगे, रेड को करोगे। 3 रेड में से कोई भी एक ट्रांसफर हो सकती है, 3C1। बट एक ट्रांसफर हो रही है ना, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है एक, तो सैंपल स्पेस में तो 9 ही बचेगा। यहाँ वो ट्रांसफर होके ऐड हो गई, तो आगे वाले में देखो ना, आगे वाले में सैंपल स्पेस बढ़ गया ना, 10 बॉल ले रहे हैं ना हम लोग, 9 थोड़ी ले रहे हैं आगे। आगे वाले सेकंड वाले में तो आप 10 ही ले रहे हो ना, ब्लैक निकालना है या जो भी निकाल रहे हो, 9 तो नहीं दूसरे ले वाले रहे में हो। सर एक बढ़ा देंगे ना नीचे। हाँ तो दूसरे वाले में बढ़ाओ ना, 10 बॉल कर दो ना, 5/10 सर कर दो ओके ना। ओके। देखो ऐसे कर, जैसे मान लो पहले वाले से रेड आना 3/9, फिर वो दूसरे में ट्रांसफर हो गई, दूसरे में क्या ट्रांसफर होगी, रेड ट्रांसफर हो गई। बट हमें एक्चुअली टारगेट क्या था, दूसरे वाले से तो हमेशा ही ब्लैक निकालना है। तो ब्लैक थी 5, डिवाइड में 9 ना आके 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आके एक ऐड हो गई, +1 हो गई ना, सेकंड वाले में ऐड हो रही है। बस इतना प्रॉब्लम था कि सेकंड वाले में से हमेशा ही हमें, सेकंड वाले में से हमेशा ही हमें ब्लैक ही निकालना था। समझ गए, बस ये। सर मुझे पहले वाला बैग्स मतलब बात समझ नहीं आ रही सर, 9 कैसे हो जाएगा। हाँ अभी बोलो क्या कह रहे थे। सर ये बात पच नहीं रही सर, पहले वाले ब्लैक्स मतलब पहले वाले बैग में से 3/9 कैसे हो जाएगा। 3/9 कैसे हो, अच्छा ये देख, उसने क्या बोला है, वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, ठीक है। देन उसके बाद में वो एक बॉल निकाल रहे हैं सेकंड वाले से। समझ गए, क्लियर है। सर जब ट्रांसफर करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं लिखेंगे। किसकी, उसी की तो लिखनी है जो ट्रांसफर हो रही है। एक बॉल ट्रांसफर हो गई ना उसमें, अब एक बॉल ट्रांसफर क्या कर रहे हो आप, रेड कर रहे हो। देखो एक बॉल ये आप ट्रांसफर कर रहे हो, पहले पहले हमने केस क्या बनाया, रेड बॉल हमने ट्रांसफर की। तो रेड हमारे पास कितनी बॉल है, 3 है सर। 3. 3 में से वो कोई भी हो सकती है, हम्म। हो सकती है। बट सैंपल स्पेस में क्या रहेगी, सैंपल स्पेस में क्या रहेगी, जो टोटल आउटकम्स। अब एक बॉल तो ट्रांसफर होगी तो बची कितनी, 9 बचेगी ना। तो डिवाइड में तो 9 ही आएगा ना, क्योंकि एक बॉल तो ट्रांसफर हो गई। समझ में आया क्या बोला। यस सर। हाँ फिर वो जो एक बॉल आपने ट्रांसफर कर दी ना, वो दूसरे वाले बैग में हमने ऐड कर दी ना। दूसरे वाले में देखो मैंने 10 बना दी, और दूसरे वाले से तो फिक्स पैटर्न था, दूसरे वाले में तो ब्लैक ही निकालनी है 100%। तो हर बार 5/10 5/10 5/10 सब में फिक्स ही रहेगा। देखो यहाँ देख लो आंसर में, सब में वही है, देखो 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। बस हाँ ये था, ये 6/10 क्यों आया, अगर आप ब्लैक निकालोगे ना, ब्लैक ट्रांसफर करोगे, तो हाँ ब्लैक तो एक एक बढ़ ज्यादा जाएगा। हो जाएगा। हाँ तो उसमें एक 6/10 आ जाएगा। अगर व्हाइट और रेड ऐड करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 5/10 5/10 चलेगा। समझ गए, देखो देखो इवेंट लिखा है ना, रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, रेड बॉल ट्रांसफर हो गया है। तो रेड बॉल जो ट्रांसफर हो गया है तो फिर उसके बारे में सोचोगे ना। ओके ब्लैक सर ट्रांसफर समझ गया। करोगे, ब्लैक ट्रांसफर करोगे तो 4 ब्लैक में से कोई भी एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो सकती है। तो फेवरेबल केसेस 4,
बट एक ट्रांसफर हो गई है तो रिमेनिंग कितनी बचेगी? नो, उनके लिए सोचोगे ना, टोटल आउटपुट तो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन नहीं था सर, मैं उसकी तरह सोच रहा था। बॉल ट्रांसफर कर दिया, फिर इसमें से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। पिछला एक क्वेश्चन था ना ये उसकी वाला। तरह। नहीं सर, एक और क्वेश्चन था, टोटल प्रोबेबिलिटी जब कर रहे थे हम तब की बात कर रहे हैं। तो उस पे हमने ट्रांसफर कहाँ किया था हमने? हाँ, मुझे लगा उसकी तरह क्वेश्चन है ये, लेकिन ये अलग नहीं नहीं, क्वेश्चन था। ट्रांसफर तो हमने कहीं, ट्रांसफर तो सिर्फ इसी क्वेश्चन में किया है। वो वहां पर तो ट्री डायग्राम में ऐसे था वो, कि अगर हम बॉल निकाल रहे हैं, उसको कलर देख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, उसको मिक्स नहीं कर रहे वापस से, और एक एक कलर ऐड करनी थी, वो एक अलग पैटर्न था। वो ट्री डायग्राम में बनता है, उसमें 3 केस होते हैं यार। या तो रेड निकाल रहा है तो रेड ऐड करो, ग्रीन निकाल रहा है तो ग्रीन ऐड करो, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा। या फिर वो रिवर्स बोल रहा है कि रेड निकाल रहे हो तो ग्रीन ऐड करो, ग्रीन निकाल रहे हो तो रेड ऐड करो। या फिर तीसरा केस क्या बन सकता है, कि किसी दो में से एक बॉल को ही ऐड करने को बोलेगा, और एक को बोलेगा कि कुछ भी ऐड नहीं करना है, रिप्लेस नहीं करना है, एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं करना। समझ गए? तो एक मोमेंट में वो बॉल खत्म हो जाएगी। तो वो तो डिपेंड करेगा कि आपने कितने ट्रायल बनाए, 2 ट्रायल बनाए या 3 ट्रायल बनाए। ये भी बॉक्स वाला, ये देखो वैसा ही है। देखो ट्रांसफर ही किया है यहाँ पर भी। ये वाला अलग है ना शायद। हाँ ये अलग है। जैसे ये वाला देखो, ये वाला ट्राई करके देखो कितना बेस समझ में आया। देखो कितना है, क्या आंसर आएगा। देखो उसने बोला है 25% पॉपुलेशन क्या है स्मोकर से, तो इसका मतलब स्मोक करने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25/100 ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मतलब वो लिख लो, जैसे पी ऑफ स्मोकर्स है उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 25/100, मतलब 1/4 हो गई। तो नॉन स्मोकर लोग हो गए, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर? 3/4. 3/4। अब उसने बोल दिया ए स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांसेस टू डेवलप लंग कैंसर देन ए नॉन स्मोकर। उसने बोल दिया जो भी नॉन स्मोकर है, जैसे मान लो उसके उसके चांसेस एक्स है, ठीक है, तो स्मोकर वाले के चांसेस क्या हो जाएंगे? 27 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे उससे। वो उसने एक छोटा सा रिलेशन दे दिया। फिर उसने बोला है ए पर्सन इज डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर, ठीक है, एक बीमारी होगी उसको। द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज ए स्मोकर। अब तुम सोचो कि लंग कैंसर उसको हुआ है, तो लंग कैंसर जरूरी थोड़ी ना है जो स्मोक कर रहा था उसी को होगा, ये तो नहीं ना। अरे समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? लंग Yes, sir. कैंसर ऐसा नहीं है कि जो स्मोक कर रहा है, जो नॉन स्मोकर है उसको भी तो लंग कैंसर हो सकता है ना। Yes, sir. बस इतना है कि हाँ, जो नॉन स्मोकर है और जो स्मोकर है, तो स्मोकर वाले का 27 टाइम्स ज्यादा चांसेस है, उसने लिखा है ना, कि उसको जल्दी हो सकता है, ठीक है। 27 टाइम्स मोर चांसेस टू डेवलप लंग कैंसर देन ए नॉन स्मोकर। तो तुम्हें 2 केस बनाने पड़ेंगे। बीमारी हो गई लंग कैंसर, तो क्या केस बनाओगे? कि या तो लड़का स्मोक करता है, लंग कैंसर हुआ, या फिर दूसरा केस क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? बोलो भाई। इस या तो या फिर वो स्मोक नहीं करता है, फिर भी लंग कैंसर हो गया, यही तो 2 केस बनेंगे ना। यस सर। Yes, sir. हाँ, करो, करके देखो। और उसने ये भी बोल दिया एंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन इज ए स्मोकर इज k/10। मतलब बेस का क्वेश्चन बन गया, एक तरह से कंडीशनल बन गया, कि उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी जो स्मोकर था, जो लंग कैंसर जिससे बीमारी हुई ना वो स्मोकर था, उसकी प्रोबेबिलिटी k/10 है। उसने k की वैल्यू पूछ ली आपसे। यस सर, आ गया आंसर। आ गया 9 आया। 9/10, हाँ सर, 9 हो जाएगी की वैल्यू। हाँ तो k की वैल्यू 9 आ जाएगी फिर। देखो ऐसे बनाया क्या केस, देखो Yes, sir. पक्का। वो एक को तो मानना ही पड़ेगा। देखो सिंपल स्टोरी, स्मोकर उसने दे दी थी, कितनी दी थी? 25%, तो 1/4। तो नॉन स्मोकर क्या हो जाएगा? 3/4। सही है ना? ठीक है। अब हमने क्या बोला
बीमारी लंग कैंसर की हो गई, तो उसके केस बनाते हैं। क्या बनाएंगे? स्मोक कर रहा था, बीमारी हो गई। नॉन स्मोकर था, बीमारी फिर भी हुई, क्योंकि बीमारी तो करनी है। अब तुम कैसे लिखोगे? 1/4 उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू स्मोक कर रहा था और फिर उसको बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी। अब एक बात बताओ, एक्चुअली बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी उसने दी नहीं है, कहीं दी है क्या? No, sir. नहीं दी। तो सर उसको कुछ मान लो यार, एक्स मान लो, जैसे इसमें पी मान लिया, तुम कुछ भी मान लो, एक्स मान लेते, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, और बस उसने ये दे दिया कि जो स्मोकर था उसको ज्यादा जल्दी होगा, 27 टाइम्स होगा, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? स्मोकर वाले की 27 टाइम्स एक्स आ जाएगी। फिर नॉन स्मोकर है 3/4, उसको बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी एक्स हमने मानी है, ये एक्स माना है। जो नॉन स्मोकर है उसको लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी 27 टाइम्स क्यों लिखा है? क्योंकि स्मोकर को 27 टाइम जल्दी होगी। ये एक्चुअली जो मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी है, टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दी। यहाँ पर हमारा लंग कैंसर हो गया है। अब इसमें भी बात नहीं बनी, उसमें से क्या बोल दिया कि जो लंग कैंसर हुआ है वो एक्चुअली स्मोकर था, जो पर्सन था ना जिसको बीमारी हुई है वो स्मोकर था, तो फिर उसका आंसर ऊपर आएगा ना, बताया तो था। 1/4 इंटू 27x ऊपर आएगा और डिवाइड में टोटल आ जाएगा। अब देखो ये 27x प्लस 3/4 इंटू एक्स, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, एक्स 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 कॉमन आके कट गया। ये पूरा का पूरा रिजल्ट किसके इक्वल दिया है? सम k/10 आएगा। तो उसको कंपेयर करके हम क्या निकाल लेते? के ना, ऐसे ही करना था क्या? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? नो सर। No, sir. चलो ये वाला करो, सोचना। देखो दिखते बड़े बड़े क्वेश्चन है बट होते छोटे छोटे। अब इसमें देखो एग्जामिनर की स्टोरी बताई है, मल्टीपल चॉइस बताए हैं, और गेस कर रहा है, मतलब वही तुक्के मार रहा है। अच्छा आ भी गया हर्षद, क्या होता क्या हर्ष? यस सर, बहुत लंबा गया था लेकिन आंसर बना रहा था। बहुत लंबा गया था? इतना लंबा थोड़ी गया होगा, ये तो छोटा सा ही देख, मेरे पास तो छोटा सा ही लिखा हुआ है। नहीं, सोचने में थोड़ा लंबा गया था। देखो उसने बोला है एक टेस्ट है, एन एग्जामिन आइदर गेस और कॉपीज और नॉन द आंसर। उसने 3 केस दे दिए, या तो वो तुक्का मार रहा है, ठीक है, या फिर उसने किसी और से कॉपी किया आंसर को, या फिर एक्चुअली उसको पता है आंसर, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोला उसने, जिसमें ABCD वाले 4 चॉइस आते हैं, समझ गए? द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गेस, अगर वो तुक्का मार रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, उसने बोल दिया भाई तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। कॉपी कर रहा है तो 1/6 है। और द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट, ठीक है, he copies, it is 1/8. The probability that is correct, his answer is correct given that he guess it is 1/4। ये सारी स्टोरी दी है यार तुम्हें। अब उसने पूछा क्या? द प्रोबेबिलिटी दैट he knew the answer and question given that correct, मतलब उसको आंसर पता था और वो करेक्ट था, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो मतलब ये क्वेश्चन कहाँ चला गया? कंडीशनल पे चला गया। यस। हाँ बताओ तो। हमारा टारगेट है आंसर करेक्ट आना, हमारा टारगेट है आंसर करेक्ट आना। उसके 3 तरीके, आइदर वो गेस करे, कॉपी करे, या उसको एक्चुअली पता है। तो 3 तरीके देखो, नीचे वाला आंसर देखो, नीचे वाला आंसर पढ़ो पहले। 3 तरीके, या तो वो कॉपी करे या गेस करे या फिर उसको पता था। अच्छा उसको पता होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी ना। यस सर। Yes, sir. ये जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? एक्चुअली ही नो द आंसर एंड इट वाज करेक्ट। उसकी प्रोबेबिलिटी तो आई थिंक 1/2 दी है क्या कहीं? नहीं दी है। 1/4 1/8 1/6 यही सब दिया गया, ठीक है, कोई नहीं, तो वो तो निकाल सकते हो आप। 2 दी थी ना, अरे 2 दी थी ना, 1/3 और 1/6 दी थी ना उसने, दिख रहा है क्या? अरे 1/3 1/6 किसकी थी देखो, प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गेस,
गैस करने की प्रोबेबिलिटी, तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो कितनी है 1/3। कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी, कॉपी कर रहा है तो 1/6। तो अगर मैं करेक्ट उसको अगर एक्चुअली पता था, यू नो द आंसर, तो उसके आंसर कैसे निकाल सकते हो? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 1 में से, नहीं निकाल सकते यहाँ से। अरे उसने दे दी, उसने दी नहीं एक्चुअली, उसने तुम्हें 2 पैटर्न दिए थे, तीसरा तुम्हें खुद से सोचना था कि उसको ही नो द आंसर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो चाहिए ना अपने को। तो 1 में से 1/3 1/6 घटा दिया। ये समझ में आया कहाँ से निकाला? जी सर। अब तो तीनों का आ गया, तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी आ गई, कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी आ गई, करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो देखो वही लिखा है ही नो द आंसर मतलब 1, फिर उसने करेक्ट किया 1/2, उसको नहीं पता, उसने कॉपी किया, फिर उसने करेक्ट किया, उसने तुक्का मारा, फिर करेक्ट किया, ये उसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लिया हमने। और उसमें से भी उसने क्या पूछ लिया, कौन सा पूछ लिया कि ही नो द आंसर एंड इट वाज करेक्ट। तो ये सी वाला आंसर ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, टोटल। ए प्लस सी। ये समझ में आया क्या आंसर? यस सर। सेम सेम है यार, कंडीशनल वाला जैसे स्टोरी चल रहा है ना वैसे ही चल रहा है, अलग कुछ नहीं। ये लो करो, ये वही है जो मैंने बोला ना, डाइस फेंका था तुम लोगों ने और तुमने चिल्ला दिया 6 आ गया 6 आ गया। इसको करके देखो, ए मैन इज नॉन टू स्पीक द ट्रूथ 3/4। इसका मतलब पता है क्या? उसके सच बोलने की, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। तो इसका मतलब उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4 ना। अरे यस झूठ सर। बोलेगा ना, ये वही डाइस वाला है जो मैंने बताया एग्जांपल, फेंक दिया आपने फिर आप चिल्ला रहे हो, देखो ना, ही थ्रो ए डाइस एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। उसने एक डाइस फेंका और वो चिल्ला रहा है कि डाइस पे 6 आ गया। अब भाई दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो एक्चुअल 6 आया हो या उसने झूठ बोला हो। अब उसने क्या पूछ लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6, मतलब उसका जेन्युइनली 6 आया था, उसने चिल्ला चिल्ला के झूठ नहीं बोला था। तो निकालो क्या आएगा आंसर। अच्छा पहले केस क्या बनाओगे, कोई बता सकता है मेरे को? 3/8। हम्म थ्योरेटिकल केस बता, थ्योरेटिकल मतलब कैसे केस बनाओगे, मतलब थ्योरी टाइप से। मैं आंसर बता था फाइनल। आंसर बता दे चलो। 3/8 आया सर मेरा तो। 3/8 आया, चलो देखते हैं और भाई किसी का। अच्छा 3/8 ही आ रहा है, ठीक है 3/8 आ रहा है, दिख रहा है। लावण्या का भी थ्री यस बाई सर। बढ़िया, वही दो केस बनाया गया, मतलब केस की वही बनाओगे ना यार। देखो या तो वो उसकी डाइस पे 6 आया और उसने सच बोला, ठीक है, ये केस होगा। या फिर दूसरा केस क्या बनाओगे, उसके डाइस पे 6 नहीं आया और उसने झूठ बोला कि भाई 6 आ गया 6 आ गया, ढिंडोरा पीट दिया, यही होगा ना केस। यस सर। तो पहले हमारा टारगेट ये होना चाहिए, पहला टारगेट आना चाहिए 6 आना, डाइस पे 6 आना, वो टारगेट। तो वो कैसे होगा, सच बोला 6 आया, या फिर झूठ बोला उसने और 6 आ गया, झूठ बोला उसने मतलब कि 6 आ गया 6 आ गया ऐसे टाइप से। तो तुम पहले ये सोचो, डाइस 6 आना, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 ही होती है ना डाइस पे। फिर देखो झूठ बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, और झूठ बोल के उसने बोला क्या कि 6 आ गया 6 आ गया, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहेगी यहाँ पर, डोंट से 5/6। 5/6। 5/6 5/6 सर नहीं आया ना सर, तभी तो इसने झूठ बोला। अच्छा हाँ सॉरी यस 6, सॉरी 6 नहीं आना और झूठ बोला ना, हाँ 6 नहीं आना और झूठ बोला, हाँ 6 नहीं आया था ना, ठीक है। तो 5/6 और झूठ बोला 1/4, ये हमारा 6 आ गया एक्चुअली टारगेट, मतलब ये झूठ बोल दिया ना, झूठ बोल के उसने बोल दिया कि 6 आ गया 6 आ गया वैसा। अब उसने पूछा क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली ये 6, एक्चुअली 6 तो मतलब ये वाला आंसर ऊपर आएगा राइट, इसको ए बोल दो इसको बी बोल दो। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ए अपॉन ए प्लस बी ना, यस सर। Yes, sir. ठीक है।
इसमें तो ये तो हाँ, एक ये बर्नौली वाला कोई बता रहा था यार, बर्नौली वाला थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें यार बर्नौली वाले में तुम्हें ना बस ये एक्चुअली फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा यार तुम्हें, ठीक है ना। जैसे इसका फॉर्मूला वही जैसे बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं ना, एनसीआर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है इसमें। बस ध्यान क्या रखना है इसमें, ये जो पी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और क्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, फेलियर को, ठीक है। और सक्सेस और फेलियर दोनों का एडिशन बनाएगा। अब सक्सेस मतलब वही है, जैसे मान लो ये हमने डाइस फेंका, डाइस पे 6 आ गया, ये हमारी सक्सेस है, 6 ना आना ये हमारे फेलियर हो जाएगा। अब एक्चुअली ये जो फॉर्मूला लिखा ना, ये किसके लिए लिखा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। इसका क्या मतलब है कि बर्नौली ट्रायल्स हमने n टाइम्स किया था, उसमें से एग्जैक्टली r टाइम्स सक्सेस मिलना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। अब ये एग्जैक्टली r है, इसमें केसेस बन जाते हैं यार, कम से कम एटलीस्ट r बन जाता है, एटमोस्ट r बन जाता है, तो वो तो तुम्हें पता होना चाहिए। एटमोस्ट की बात करोगे तो फिर क्या आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, लाइक दैट। एटलीस्ट की बात करोगे, जैसे मैंने बोल दिया एटलीस्ट 2 सक्सेस आना, तो 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उसने एटलीस्ट बोला है या एटमोस्ट बोला है या एग्जैक्टली बोला, बट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला एनसीआर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। यहाँ एन किसको डिनोट करता है, ट्रायल्स को, कितने टाइम्स ट्रायल कर रहे हो, उसमें से आर, ये आर रिप्रेजेंट करे कितने टाइम्स तुम्हें सक्सेस चाहिए, पी सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, और क्यू क्या आपका फेलियर का। समझ गए इतना थ्योरी बाइनोमियल का, ये आई Yes, थिंक sir. ऑलरेडी पता भी होगा ना बहुत सारे बच्चों को। अब देखो इसके क्वेश्चन देखो कैसे बन जाते हैं, और ये ध्यान रखना पी और क्यू दोनों का एडिशन 1 होता है, ठीक है ना। अब जैसे यार यही है, देखो यही एक क्वेश्चन है, उसने बोला एक ड्रंक आदमी है, ठीक है, उसके आगे चलने का और पीछे चलने का प्रोबेबिलिटी उसने दिया है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर 3 स्टेप, वो 3 स्टेप चला, समझ गए, वो अपने, उसको लग रहा है मैं 3 स्टेप चला हूँ, ठीक है, बट ही इज 1 स्टेप अहेड ऑफ द इनिशियल पॉइंट, मतलब वो ये इनिशियल पॉइंट था उसका, ठीक है, वो अभी भी क्या है, इनिशियल पॉइंट से 1 स्टेप दूर ही चला है, और उसको लग रहा है वो 3 स्टेप चल गया। अब तुम कैलकुलेट करो यार, वो 3 स्टेप कैसे चला हुआ है कि वो इनिशियल स्टेप से 1 स्टेप दूरी है, क्या केस 2 बनेगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हाँ देखो केस 1 ये बन सकता है कि वो 2 फॉरवर्ड चला और 1 बैकवर्ड चल गया, तो अभी भी वो 1 स्टेप दूरी है, ये तो बनेगा केस। और केस क्या बन सकता है, या तो 2 बैकवर्ड चला और 1 क्या चला, फॉरवर्ड, यही ना। यस सर। अच्छा यहाँ पर इसकी सक्सेस क्या है, सक्सेस, सक्सेस क्या है? मतलब फॉरवर्ड चलना सक्सेस है या उसकी बैकवर्ड चलना सक्सेस है, फॉरवर्ड ना, दिख गया। ये जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो 3/5 है, और वो जो फेलियर है बैकवर्ड चलना, अरे सक्सेस तो ये है कि वो घर चला जाए यार, आगे बढ़े, पीछे थोड़ी बढ़ेगा, पीछे जाएगा तो फेलियर रहेगा ना, सक्सेस तो वही है कि आगे बढ़े। तो फेलियर क्या है यहाँ पर, 2/5, ये पी और क्यू दे दिया। ट्रायल कितने दिए हैं, 3 ट्रायल दिए, 3 स्टेप चलने के बाद में उसकी ऐसी सिचुएशन है, 2 फॉरवर्ड 1 बैकवर्ड, तो क्या वो फॉर्मूला लग सकता है एनसीआर वाला, देख लो। ये देखो ये जो पहला केस है, 2 केस में लिखे ना हमने, 2 फॉरवर्ड 1 बैकवर्ड, देखो ये जो है 2 फॉरवर्ड 1 बैकवर्ड का केस है, पहला केस, दिख गया। 3 ट्रायल में से 2 फॉरवर्ड, सक्सेस क्या था, फॉरवर्ड ना, तो देखो वही लिखा है क्या, एनसीआर, ट्रायल क्या बने, कितने स्टेप चला था वो, 3 स्टेप चला था, दोनों ही केस में 3 स्टेप चला है, तो टोटल ट्रायल थे 3 एन, ठीक है, देख लो 3C2, फिर सक्सेस का स्क्वायर और फेलियर की पावर n-r, तो वही लगाया फॉर्मूला, ठीक है। और सक्सेस और फेलियर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, और वो दिया था उसने, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये समझ में आ गया कि दोनों केस को ऐड क्यों किया, Yes, sir. ठीक है। यहाँ 3C2 लिखो या 3C1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम ही आता है, 3 आता है। क्लियर है, ये वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, दिख रहा है क्या। बस ये था कि इसमें 2 केस बना दिए, क्यों, क्योंकि वो कितना भी चले यार वो 1 स्टेप दूर ही है इनिशियल पॉइंट से, इसलिए हमने उसके केस बना दिए। अब देखो ये वाला देख लो,
लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, उसने बोला है कितनी बार हम उसको फेंके कॉइन को, मस्ट बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज 0.8। अच्छा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भाई, एक सिक्के को हम फेंक रहे हैं, उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। 1/2। क्या यही हमारा सक्सेस है? Yes, sir. सक्सेस तो यही है, ठीक है ना। और फेलियर, फेलियर क्या हो जाएगा? क्यों, वो भी कितना हो जाएगा? 1/2। अब उसने पूछा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन। अच्छा, एटलीस्ट वन हेड आ रहा है भाई, कितनी बार हम सिक्कों को चाले, तो ये एटलीस्ट वाला केस है, याद है। अब यार एटलीस्ट वाले केस में हम क्या बोलते हैं, एटलीस्ट वन की बात करेंगे तो क्या आएगा? टोटल माइनस, यही आता है। टोटल मतलब पता है 1 होता है, नन, नन का मतलब एक बार भी हेड ना आए, मतलब हमेशा क्या आए? टेल आए, ठीक है। और इसकी जो एटलीस्ट वन हेड आने प्रोबेबिलिटी है ना, वो 0.8 उसने दी है ऑलरेडी। अब तुम सोचो यार, एक बार भी हेड ना आना, और ट्रायल तुम्हें पता है ना, बहुत बार फेंकेंगे हम सिक्कों को, तो n टाइम्स फेंकेंगे, तो क्या ऐसे ही बनेगा? 1/2 दिख रहा है क्या? वो 1/2 की पावर n नहीं आएगा, दिखा? दिख रहा है क्या भाई? देखो एक सही भी से बार समझा दो ना। head नहीं आना, एक भी बार हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपके पास n ट्रायल्स है ना, n सिक्के फेंकोगे, आपको नहीं पता ना कितने सिक्के फेंके यार आपने। देखो, एक सिक्का फेंकोगे तो हेड ना आना 1/2, दो फेंकोगे तब भी हम क्या बोलेंगे? 1/2 1/2। पिछली बार भी हेड नहीं आया, इस बार भी हेड नहीं आना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, सिक्के को कितनी बार भी फेंको, आपको हेड ना आना तो 1/2 ही रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं यस आपने सर। बार बार पहले फेंका तब 1/2 हेड आया था, और इस बार फेंकोगे तो हेड ही आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है भाई। हेड और टेल हर बार ही हाफ हाफ रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने एन टाइम सिक्कों को फेंक दिया। देखो, हम बोलेंगे कि एन टाइम्स हमने सिक्कों को फेंका, और हर बार उस पे हेड आना 1/2, हर बार हेड ना आना वो भी 1/2 है। तो देखो वही लिखा है कि टोटल माइनस नन, दिख रहा है? टोटल माइनस नन, नन को लिखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। नन का मतलब एक बार भी हेड ना आना, तो एक बार भी हेड ना आना मतलब हर बार टेल आना 1/2 1/2 1/2 एन टाइम्स। ये एन टाइम क्यों लिखा है? क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा कि हमने एन सिक्के उछाले, उसने काउंटिंग ही तो पूछी आपसे। तो ये आंसर है 1 माइनस 1/2 की पावर एन। अब ये जो रिजल्ट है ना, ये एक्चुअली क्या था? एटलीस्ट वन का रिजल्ट है, ठीक है। ये जो रिजल्ट है ना, ये किसका रिजल्ट है? एटलीस्ट वन का। अब उसने ना आंसर दिया तुम्हें, ये एटलीस्ट वन का जो कंक्लूजन है वो क्या दिया है? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज एटलीस्ट 0.8। इसका मतलब उसका जो आंसर है वो कम से कम 0.8 है। इसका मतलब इसका आंसर 0.8 से बड़ा या इक्वल ही रहेगा। ये समझ में आया लास्ट में क्या लिखा? Yes, sir. उसने अरे इक्वल नहीं बोला ना, इक्वल बोला होता तो हम 0.8 के इक्वल कर देते। उसने बोल दिया, देखो क्या बोला है, एटलीस्ट, दिख रहा है क्या? एटलीस्ट 0.8, तो कम से कम 0.8 है। अब यहाँ से तुम्हें एन के लिए सॉल्व करना था। तुम्हें ये समझ में आता है कि कितनी बार हम सिक्कों को उछाले जिसके लिए हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 से ज्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए, और हर बार हमें हेड भी ना मिले। एटलीस्ट वाला मतलब यही है, टोटल माइनस नन का ही केस लगाना पड़ेगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है, ये एनपी और एनपीक्यू ये वाला स्टोरी भी थोड़ा ध्यान रखना। ये देखेगा ऐसे मीन और वेरिएंस को यूज करके, ये अरे कई बार यहाँ पर है ना, एनपी और एनपीक्यू मतलब मीन और वेरिएंस दे देता है, और वहां पर बच्चे ना वहां से निकालते हैं सक्सेस क्या है फेलियर क्या है। ये एनपी का मतलब क्या होता है? मीन होगा ना ये। अरे कई बार ध्यान रखना है यार, ये मीन को एनपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये वेरिएंस दे दिया इसका मतलब क्या होता है? एनपीक्यू होता है। तो जैसे मीन दे दिया उसने 8 दे दिया, वेरिएंस उसने 4 दे दिया, तो इन दोनों को सॉल्व करके आप क्या निकालो? एन निकाल लो, पी निकाल लो, क्यू निकाल लो, मतलब ट्रायल सक्सेस फेलियर ये सब डेटा निकाल सकते हो। देखो ये रहा, दिख रहा है? और एक रिलेशन उसने ये भी दिया होता है, ये तो हिडन स्टोरी है कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 1 होता है, सक्सेस प्लस फेलियर। ये तो बताया था ना थोड़ी देर पहले भाई, सक्सेस और फेलियर तो मिला के 1 होता है। तो 1 2 3 तीनों कंडीशन को सॉल्व करके एनपीक्यू, एक बार एनपीक्यू आ गया ना,
उसने जो पूछा है वो निकाल सकते हो। जैसे उसने पूछा है P of x is less than 2, लेस देन 2 का मतलब क्या क्या केस आएगा, 0 1 2 तीनों केस आएंगे, देख लो 0 1 2। तरीका वही है, NC0 P to the power R Q to the power N minus R, यही फॉर्मूला लगाया उसने। P सक्सेस Q फेलियर N ट्रायल, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू था, इसका मतलब इसमें 3 केस आएंगे, 0 वाला केस भी आएगा, 1 वाला केस भी आएगा और इक्वल टू 2 भी है, तो x इज इक्वल टू 2 वाला केस भी आएगा। समझ गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यार, ये इंपॉर्टेंट है। मीन और वेरिएंस को यूज करके वो NPQ निकालने पड़ सकता है अपने को, ठीक है। Yes, sir. यहाँ भी देखो वही दिया, दिख रहा है क्या, मीन और वेरिएंस। 22 के जेई के क्वेश्चन में भी यही आया है। तो मीन वेरिएंस जब भी देगा मतलब NPQ ये सब निकाले ना। NP तो मीन होता है और NPQ आपका वेरिएंस होता है, तो उसको यूज करके पहले NPQ निकाल लिया करो, और फिर उसके बाद में जो उसने बोला ना x इज इक्वल टू 1 पूछा है या जो भी पूछा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। समझ गए क्या? अरे इसमें ना, इसमें ज्यादातर तुम टारगेट किसको करना, बेस को करना, कंडीशनल को करना, ठीक है। मोस्ट ऑफली क्वेश्चन तो वहीं से बन जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। और बर्नौली को भी देख लेना, इसमें NPQ ये सबसे तुम्हें N चाहिए, P चाहिए, Q चाहिए, ये मेन फैक्टर। वो NCR का फॉर्मूला देख लेना उसमें, ठीक है। हाँ। चलो ठीक है, फिर अभी पढ़ाई करो यार, मैं अभी थोड़ा जाके आता हूँ एक जगह। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। यस सर, बाय सर। बाय सर। सर मेरा वाला क्वेश्चन आप थोड़ा बता दोगे जो मैंने शेयर किया था, उसमें क्या करना है?